डिवाइन वॉरियर नॉवल चैप्टर 21 अशुभ द्वार। उस पर एक भयावह आभा ऐसे छा गई जिसकी तीव्रता उसे पागल कर देने की धमकी दे रही थी। यदि दरवाजे के बाहर की आभा को एक बहती हुई धारा कहा जा सकता था, तो अंदर ये एक प्रचंड नदी के समान थी। आरव जमीन पर गिर पड़ा और अपना सिर पकड़ लिया। उसके मन में लगातार फुसफुसाहट गूंज रही थी। वे फुसफुसाहटें उसे हत्या करने, लूटपाट करने, अपवित्र करने और नष्ट करने के लिए उकसा रही थी। ये आवाजें अंतहीन रूप से गूंजती रहीं, लगभग आरव को पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद ही आरव खुद को थोड़ा शांत कर पाया और अपनी सोच को संभाल सका। हालांकि आरव को अब भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो नर्क के एक अंतहीन गड्ढे में फंसा हो, लेकिन अब वो खुद को किसी तरह संभाल पा रहा था। भले ही बहुत कठिनाई से ही सही, लंबे समय तक इस भयावह माहौल में खुद को ढालने के बाद आरव आखिरकार खड़ा हुआ और खुद को स्थिर किया। ये स्थान अब तक का सबसे डरावना था जिसमें आरव कभी रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी इच्छा शक्ति यहां और भी अधिक पारखी और मजबूत हो रही थी। इस स्थान की भ्रष्टकारी ऊर्जा का लगातार प्रतिरोध एक धारदार पत्थर की तरह था जो उसकी इच्छा शक्ति को निरंतर तेज कर रहा था। शायद ये नर्क जैसा वातावरण वास्तव में मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है, आरव ने सोचा। आरव ने खुद को संयमित किया और अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। सामने के गलियारे में हल्की लालिमा वाली मध्यम रोशनी फैली हुई थी। कुछ ही मिनटों में गलियारा समाप्त हुआ और उसके सामने एक विशाल कमरा आ गया। कमरे में गहरा लाल रंग फैला हुआ था और इसकी बनावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने अभी अभी पार किए गए विशाल कमरे की थी। अंदर बड़े बड़े काले स्तंभ खड़े थे और कमरे के विपरीत छोर पर आरव को मुश्किल से एक विशाल पिचकाले रंग का द्वार दिखाई दे रहा था जो पिछले कमरे के बड़े सफेद द्वार के समान था। गहरी सांस लेते हुए आरव ने सामने के दृश्य को देखा। उसने खुद को एक बार फिर संयमित किया और उस विशाल काले द्वार की ओर चल पड़ा। कई मिनट चलने के बाद आरव उस द्वार के सामने पहुंचा। द्वार हजारों फीट ऊंचा और चौड़ा था और उस पर 10 विशाल काले रंग की जंजीरें लिपटी हुई थी। हर जंजीर की कड़ी दर्जनों फीट मोटी थी। उस द्वार से ही भयावह आभा का प्रवाह हो रहा था। ये भयावह आभा मानो इस द्वार के पीछे से आ रही है। आरव ने द्वार को घूरते हुए सोचा, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी डरावनी आभा फैला रही है। आरव ने द्वार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सोचा। द्वार के इतना पास होने पर आरव को अपने होश को संभालने में मुश्किल हो रहा था। पवित्र रक्त की मदद के बावजूद उसे लगातार अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पिछले कक्ष के विपरीत इस द्वार के सामने हवा में ऊंचाई पर कोई पारदर्शी गोला नहीं था। आरव ने कुछ देर तक द्वार को घूरा, फिर सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। 10 विशाल जंजीरें सांपों की तरह द्वार के चारों ओर लिपटी हुई थी, लेकिन उनके सभी सिरे द्वार के आधार में जड़े हुए थे। जंजीरों के पास जाकर आरव ने एक को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। क्लैंग, एक धातु की आवाज गूंजी और पूरे हॉल में फैल गई। चौंक कर आरव तुरंत पीछे हट गया और द्वार को घूरने लगा। उसकी हैरानी की सीमा न रही जब उसने देखा कि जिस जंजीर को उसने अभी छुआ था वो लाखों टुकड़ों में बिखरने लगी और अंत में टूटकर गिर गई। धातु की महीन धूल चारों ओर बिखर गई। मैंने ये क्या कर दिया? आरव ने सोचा जब उसने देखा कि उसके सामने की विशाल जंजीर चकनाचूर हो चुकी थी। जैसे ही जंजीर टूटी, द्वार से निकलने वाली भयावह आभा 10 गुना बढ़ गई। आहें! आरव फिर से चीख उठा और अपना सिर पकड़ लिया। पहले की तरह वे रहस्यमयी फुसफुसाहटें उसके मन में गूंजने लगी जो तरह तरह के भयावह विचारों से उसे भर रही थी। एक बार फिर उसे लगा कि वो पागल होने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 सुइयां उसके दिमाग में चुभ रही हों। मानो आरव के सामने आने वाले विनाश को भांपकर पवित्र रक्त ने अपनी शक्ति फैलानी शुरू कर दी।
उसके मन में मच रही भयावह सोच को दबाते और शांत करते हुए। हालांकि जंजीर टूटने के बाद स्थिति पहले से कहीं बदतर थी। आरव मुश्किल से ही मानसिक रूप से खुद को संभाल पाया और स्थिर कर सका। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सुइयां अब भी उसके मस्तिष्क में चुभ रही हों। आरव ने भारी सांसें लेते हुए गहरी गहरी सांस अंदर बाहर करने लगा। भय से फाटक की ओर देखते हुए आरव तुरंत पीछे हट गया। भाड़ में जाए ये सब, मैं यहां से निकल रहा हूं, आरव ने चिल्लाया जैसे ही वो कमरे के निकास की ओर भाग रहा था। उसकी नजर किनारे से किसी चीज पर पड़ी। ये क्या है? कमरे के एक ओर एक अकेला वेदी खड़ा था। वो पूरी तरह काले रंग का था और एक छोटे से मंच पर उठा हुआ था। वो निकास से लगभग 1000 फुट दूर था। दांत भींचते हुए आरव ने खुद को संभाला और वेदी की ओर बढ़ गया। मेरी ये जिज्ञासा एक दिन मेरी मौत का कारण बनेगी, आरव ने सोचा। मंच पर कदम रखते हुए और वेदी के सामने पहुंचते ही आरव हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके ऊपर एक किताब रखी हुई है। किताब काले आवरण में बंधी हुई थी। उसके कवर पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, लेकिन वे एक ऐसी भाषा में थे जिसे आरव नहीं समझता था। हालांकि वो भाषा उसके लिए अज्ञात थी, लेकिन किसी अजीब वजह से उसे वो जानी पहचानी सी लगी। ये क्या है? आरव ने मन ही मन सोचा। पहले जंजीरों के साथ हुए अनुभव के कारण आरव किसी भी चीज को छूने में हिचकिचा रहा था। वो काफी देर तक किताब को देखता रहा, लेकिन कवर पर लिखी कोई भी बात समझ नहीं सका। कमरे में फैली हुई भयावह आभा आरव को पागल करने पर तुली हुई थी और उसे पता था कि वो यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता। चलिए, अब तक मैं पूरी तरह बेवकूफी करता आया हूं, तो क्यों न ये सिलसिला जारी रखा जाए, आरव ने सोचा और किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही उसका हाथ किताब से छुआ, तेज दर्द ने आरव के दिमाग को जकड़ लिया और उसके अंदर सूचनाओं का सैलाब भर गया। दर्द जारी रहते हुए आरव ने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन पहले की तरह ये दर्द उसे मारने वाला नहीं था, बल्कि ये बस एक तीव्र और सामान्य दर्द था। कुछ सेकंड तक असहनीय पीड़ा सहने के बाद वो सूचना का प्रवाह रुक गया और आरव फिर से सामान्य अवस्था में लौट आया। अभी ये क्या हुआ? आरव ने सोचा, इस घटना को समझने की कोशिश करते हुए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सीख रहा हो, लेकिन जैसे ही उसने याद करने की कोशिश की कि उसने क्या सीखा, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया। नीचे किताब की ओर देखते हुए आरव ये देखकर चौंक गया कि वो वास्तव में पहले पन्ने को समझ सकता था। अमर असुर शरीर सामने के कवर पर लिखा था। कितना प्रभावशाली और दबंग नाम है, आरव ने किताब को घूरते हुए सोचा। हालांकि वो इसकी सामग्री को लेकर जिज्ञासु था, लेकिन वो उस भीतर से निकलती हुई भयावह और दुष्ट आभा को ज्यादा देर सहन नहीं कर सकता था, जो मानो उसे पागल कर देने की धमकी दे रही थी। तेजी से निर्णय लेते हुए आरव ने किताब को पकड़ लिया और बाहर निकलने की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद आरव उसी दरवाजे से बाहर निकल आया जिससे वो पहले अंदर गया था और जमीन पर गिर पड़ा। हुफ! आरव हाफते हुए धीरे धीरे संभलने लगा। लगभग 1 घंटे तक खुद को स्थिर करने के बाद वो आखिरकार अपने दिमाग से उन गंदी और डरावनी फुसफुसाहटों को निकाल पाने में सफल हुआ। आखिर वो जगह थी क्या? आरव ने सोचा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ते हुए। वहां की भयावह आभा ऐसी थी जैसी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मानो अब तक की हर बुरी सोच उस जगह में जीवित हो। आरव ने अपने हाथ में पकड़ी किताब को देखा। मैं इसे यहां से निकलने के बाद पढ़ूंगा। अभी के लिए तो बस यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। आरव अपनी दिव्य चेतना को पहले की तरह बाहर भेजकर इस जगह से निकलने ही वाला था कि वो अचानक रुक गया। पिछला कक्ष इस कक्ष का हूबहू प्रतिबिंब था। यदि उस कक्ष में एक वेदी और एक पुस्तक थी, तो क्या इस कक्ष में भी कुछ ऐसा होगा? आरव ने मन ही मन सोचा। वो तुरंत उस दिशा में मुड़ा जहां वेदी हो सकती थी। लगभग 1000 फीट की दूरी पर उसकी नजर एक और छोटी वेदी पर पड़ी,
ये वेदी भी बिल्कुल पिछले वाली की तरह थी। बस अंतर ये था कि ये पूरी तरह से श्वेत थी, मानो शुद्धता का प्रतीक। वेदी के ऊपर एक पुस्तक रखी थी, जिसके आवरण पर नीले, बैंगनी और सफेद रंग का अद्भुत संगम था। आकाशीय बिजली लिपि शीर्षक पढ़ते ही आरव के मन में आश्चर्य और उत्सुकता की लहर दौड़ गई। एक और प्रभावशाली नाम। उसने मन ही मन बुदबुदाया। आरव ने पुस्तक को सावधानी से उठाया और साथ रख लिया। पूरे विशाल कक्ष की तलाशी लेने के बाद उसे कुछ और नहीं मिला। तब उसकी दृष्टि उस भव्य, विशाल श्वेत द्वार पर पड़ी। पिछले कक्ष के अनुभव को याद करते हुए उसने सोचा, जैसे उस कक्ष में मैंने जंजीरों को छुआ था, वैसे ही यहां भी आजमा कर देखता हूं। अंतर बस इतना था कि उस कक्ष का द्वार एक घिनौनी, भयावह आभा बिखेर रहा था, जबकि यहां का द्वार केवल पवित्रता और शांति की तरंगे फैला रहा था। इतना दिव्य कुछ बुरा तो नहीं हो सकता, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा और एक जंजीर के पास जाकर रुका। क्षण भर ठिठकने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया। क्लैंग, धातु के टकराने की गूंज कक्ष में फैल गई। जंजीर झुकने लगी, फिर टुकड़ों में टूटकर शून्य में विलीन हो गई। द्वार के पीछे से निकलने वाली दिव्य आभा अचानक और प्रबल हो गई, मानो स्वर्गीय नदी का प्रवाह आरव के चारों ओर बह निकला हो। उसे लगा कि ये पवित्र प्रकाश उसकी आत्मा को धो रहा है, सभी मैल और अशुद्धियों को बहाकर ले जा रहा है। मैं सचमुच अपनी आत्मा को शुद्ध और थोड़ा मजबूत होते महसूस कर रहा हूं, आरव ने अविश्वास से कहा। उसके ज्ञान के अनुसार आत्मा को मजबूत करना अत्यंत कठिन कार्य था। कुछ दुर्लभ और अद्भुत औषधीय तत्वों को छोड़कर आत्मा की शक्ति केवल साधना स्तर बढ़ाने से ही बढ़ाई जा सकती थी। इतनी सरलता से, सिर्फ एक आभा के स्पर्श से आत्मा को मजबूत करना, ये तो आरव ने पहले कभी सुना ही नहीं था। ये जगह तो जैसे जैसे मैं यहां ठहर रहा हूं, उतनी ही रहस्यमयी होती जा रही है। यहाँ का हर कोना किसी अनकही शक्ति और गहराई को छुपाए हुए लगता है। अगर और कुछ भी न मिला तो भी ये दोनों कमरे मेरी इच्छा शक्ति को निखारने और मेरी आत्मा को मजबूत करने में अपार लाभ देंगे, आरव ने अपने भीतर गहराई तक उतरते विचारों में कहा। कुछ देर तक वो उसी स्थान पर खड़ा रहा, आंखें बंद करके उस पवित्र और शुद्ध आभा को महसूस करता रहा, मानो उसके भीतर की हर अशुद्धि धुल रही हो और उसकी आत्मा का भार हल्का होता जा रहा हो। उस पावन ऊर्जा में डूबने के बाद उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर एक और सुनहरी जंजीर को स्पर्श किया। कुछ नहीं हुआ। उसने हल्के से भौहें चढ़ाई। पहली बार जहां जंजीर को छूते ही रहस्यमयी प्रतिक्रिया मिली थी। इस बार सब कुछ शांत और स्थिर था, मानो वहां कोई शक्ति मौजूद ही न हो। उसने बारी बारी से सभी शेष जंजीरों को छूकर देखा, कुछ चांदी की, कुछ काले रंग की और कुछ ऐसी जिनसे हल्की सी चमक निकल रही थी। लेकिन परिणाम हर बार एक जैसा रहा, कोई हलचल नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये तो अजीब है, आखिर इनमें से केवल एक ही जंजीर सक्रिय क्यों थी? आरव ने उस विशाल और भव्य द्वार की ओर देखते हुए सोचा, जिसका आकार इतना विशाल था कि उसे पार करने के लिए दर्जनों आदमियों की ऊंचाई भी कम पड़ जाती। वो धीरे धीरे द्वार से पीछे हट गया और कमरे के शेष हिस्से की ओर चल पड़ा। उसकी निगाहें हर कोने, हर दीवार और हर स्तंभ पर घूमी। उम्मीद थी कि शायद कोई और सुराग, कोई और रहस्य सामने आ जाए, लेकिन जितना भी वो खोजता, उसे बस वही प्राचीन सन्नाटा और विशालता मिली। कोई और वस्तु या चिन्ह उसके ध्यान में नहीं आया। आखिरकार उसने लंबी सांस ली और सोचा, लगता है अब यहां से निकलने का समय आ गया है। अपने विचारों को केंद्रित करते हुए उसने अपनी दिव्य चेतना को बाहर की ओर फैलाया। चारों ओर की छवि धुंधली होती गई और अगली क्षण उसके सामने वही अंधेरी, ठंडी गुफा प्रकट हो गई, मानो वो उस रहस्यमयी स्थान से बाहर खिंचकर वास्तविक दुनिया में वापस आ गया हो। डिवाइन वॉरियर, चैप्टर 22, अमर शरीर। हल्की सी रोशनी से नहाई हुई उस गुफा में आरव लंबे समय तक बिल्कुल स्थिर बैठा रहा।
अभी अभी जो कुछ उसके साथ हुआ था वो इतना अविश्वसनीय लग रहा था कि मानो सब एक सपना या फिर कोई गहरी माया हो। लेकिन जैसे ही उसने अपनी दिव्य चेतना को पुनः अपने शक्तिपुंज की ओर केंद्रित किया, वहां वो रहस्यमयी गोला अब भी उसी तरह उसकी शक्तिपुंज के चारों ओर घूम रहा था, मौन परंतु अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ। आरव ने उस गोले का गहराई से अवलोकन करना शुरू किया और पता ही नहीं चला कि कब उसकी चेतना धीरे धीरे एक गहरे मोहक ध्यानावस्था में डूब गई। कुछ मिनटों बाद जब उसने खुद को संभाला तो उसका माथा सिकुड़ा और वो बुदबुदाया। ये अभी क्या हुआ? अभी तो मैं उस गोले को देख रहा था और अगले ही पल पता नहीं मैं कहा था, उसके भीतर हल्की सी घबराहट और अचरज का मिश्रण था। ये अवस्था कुछ वैसी ही लग रही थी जैसी साधक को कभी कभी गहन साधना में प्राप्त होती है, लेकिन अंतर ये था कि वो अभी बिल्कुल साधना नहीं कर रहा था। सत्य जानने के लिए उसने फिर से अपनी दिव्य चेतना उस गोले पर केंद्रित की और इस बार भी वही हुआ। क्षण भर में वो पूर्ण ध्यान की उस दुर्लभ स्थिति में पहुंच गया जिसे परफेक्ट मेडिटेशन स्टेट कहा जाता है। कुछ मिनट बाद जब वो बाहर निकला तो उसकी आंखों में हैरानी और उत्साह दोनों झलक रहे थे। ये गोला ध्यान की परिपूर्ण अवस्था में प्रवेश करने की क्षमता भी देता है। हे भगवान, ऐसा भी संभव है? क्या कोई चीज है जो ये नहीं कर सकता? आरव जानता था कि साधना जगत में ये अवस्था अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। कई साधक अपना पूरा जीवन साधना में बिताते हैं परंतु कभी भी इस पूर्ण प्रबोधन की अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाते, और ये गोला उसे ये अनुभव बार बार दे रहा था, मानो ये उसके भीतर बसा कोई दिव्य गुरु हो। उसने थोड़ी देर और गोले का अवलोकन किया, लेकिन और कोई अतिरिक्त रहस्य उसके सामने प्रकट नहीं हुआ। फिर भी उसके चेहरे पर उत्साह की लहर दौड़ गई। कोई बात नहीं, यदि ये सिर्फ मेरी साधना और समझने की गति को कई गुना बढ़ा देता है तो भी ये वरदान से कम नहीं। आरव की आंखों में एक दृढ़ निश्चय चमकने लगा। अब उसके पास वो साधन था जिसकी मदद से वह अपने साथियों को जल्दी ही पछाड़ सकता था, और शायद इस गोले के पास अभी और भी गहरे रहस्य छिपे थे जिन्हें समय के साथ वो उजागर करेगा। गोलाकार गोले को कुछ देर और ध्यान से देखने के बाद आरव ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि हटाई। उसके मन में अचानक उस रहस्यमय महल के भीतर मिली किताबों का ख्याल आया। उसने अपनी हथेलियों की ओर देखा। दोनों हाथों में एक एक किताब मजबूती से पकड़ी हुई थी। ये जरूर असाधारण होंगी, आरव ने मन ही मन सोचा। खून की उन बूंदों के अलावा मुझे महल के भीतर और कुछ भी नहीं मिला। उसकी नजर एक क्षण के लिए दोनों किताबों के बीच घूमी, फिर उसने गहरी सांस ली और पिचकाले आवरण वाली किताब को खोलने का निश्चय किया। अमर शरीर नाम तो वाकई अद्भुत लग रहा है। आरव की उंगलियां धीरे धीरे किताब के आवरण पर फिसलने लगी। उसने उस पर उकेरे गए विचित्र अक्षरों की हर लकीर को छूते हुए महसूस किया, मानो वे जीवित हों और कोई अदृश्य ऊर्जा उस तक पहुंचा रही हो। आश्चर्य की बात यह थी कि कैसे वो खुद भी नहीं जानता, अब वो उन अक्षरों का अर्थ समझने में सक्षम हो गया था। किताब का पहला पृष्ठ खुलते ही उसके चेहरे पर उलझन का भाव उभर आया। क्या इसमें कोई भूमिका या तकनीक का सारांश नहीं है? पहले पृष्ठ पर किसी भी प्रकार का विवरण नहीं था, बल्कि उस पर कई जटिल और रहस्यमय चित्र उकेरे गए थे। सबसे ऊपर बना पहला चित्र उसकी सांसें रोक देने वाला था। वही पारदर्शी गोला जिसके भीतर 10 रक्तबिंदु रहस्यमयी लय में घूम रहे थे। ये तो वही पारदर्शी गोला है जो मैंने महल में देखा था, आरव ने तुरंत पहचान लिया। कुछ देर तक उस चित्र का बारीकी से अध्ययन करने के बाद उसकी निगाह नीचे खिसकी। दूसरा चित्र एक व्यक्ति को गोले के नीचे खड़े हुए दर्शा रहा था, जिसके सामने एक रक्त बिंदु तैर रहा था। आरव की आंखों में हल्की सी हैरानी और पहचान की चमक एक साथ उभरी। ये तो बिल्कुल वही है जो मेरे साथ घटित हुआ था। उसकी आंखें पृष्ठ के निचले हिस्से की ओर खिसकती चली गई।
मानो वह इस गूढ़ रहस्य की हर परत को उजागर करना चाहता हो। अगले चित्र में इस बार केवल एक व्यक्ति की आकृति नहीं थी, बल्कि उसके पूरे शरीर की नसें, धमनियां, मेरिडियन और अक्यूपॉइंट्स तक स्पष्ट रूप से दर्शाए गए थे। आरव ने जैसे ही ध्यान से देखा, उसकी चेतना मानो किसी सम्मोहन जैसी अवस्था में डूबने लगी। चित्र स्थिर था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नसों में रक्त सचमुच प्रवाहित हो रहा हो। और तब उसकी नजर एक विचित्र बात पर पड़ी। शरीर में दो तरह की रक्तधाराएं थी। पहली साधारण लाल रक्त की धारा, जो बिना किसी रुकावट के पूरे शरीर में बह रही थी। दूसरी धारा गहरे लाल रंग की थी, जो देखने में कहीं अधिक भारी और घनी प्रतीत हो रही थी। यह गहरा लाल रक्त जैसे किसी अदृश्य नियम का पालन कर रहा हो, सीधा शक्तिपुंज की ओर प्रवाहित हो रहा था। लेकिन शक्तिपुंज में प्रवेश करने के बाद जो चीज बाहर निकल रही थी, वो रक्त नहीं थी, वो कुछ और था। एक ऐसी ऊर्जा या तत्व जिसे आरव ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। वो रहस्यमयी प्रवाह फिर कुछ विशेष मेरिडियन मार्गों से होकर पूरे शरीर में फैलने लगता था। अब भी सम्मोहन जैसी अवस्था में आरव की नजर पन्ने के निचले हिस्से पर गई, लेकिन वो स्तब्ध रह गया। आगे कुछ नहीं था, बस इतना ही। उसने मन में सोचा। जिज्ञासा से भरकर उसने अगला पन्ना पलटने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो हिल भी नहीं रहा था। क्या ये खुल क्यों नहीं रहा? आरव ने हैरानी से कहा और अपनी उंगलियों में और जोर डाल दिया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी शक्ति लगाई, पन्ना एक इंच भी नहीं हिला। शायद इसे खोलने के लिए मुझे और शक्तिशाली बनना होगा, उसने धीमे स्वर में सोचा। पन्ना पलटने का प्रयास छोड़कर वो फिर पहले पन्ने के चित्रों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कुछ समय तक गहन अध्ययन के बाद आरव के मन में एक विचार कौन था। उसने अपनी दिव्य चेतना को अपने शरीर के भीतर, विशेष रूप से अपनी नसों और धमनियों में भेजा। और तभी हालांकि वो हल्का सा फैला हुआ था, लेकिन आरव स्पष्ट रूप से अपने रक्त में उस गहरे रंग के रक्त की मौजूदगी को महसूस कर सका। ये तो उसी गोले का रक्त है, उसने चौंकते हुए कहा। उसमें वही दुष्ट और भयावह आभा थी जो महल के भीतर मौजूद उस रक्तबूंद में महसूस हुई थी। आरव ने अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर बह रहे रक्त के प्रवाह को लंबे समय तक गहराई से महसूस किया। वो हर धड़कन, हर कंपन को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने भीतर उपजे नए क्यूआई नियंत्रण का प्रयोग करते हुए उस गहरे काले लाल रक्त को धीरे धीरे अपने दंतियन की ओर मोड़ना शुरू किया। जैसे ही वो रक्त शक्तिपुंज को छूने वाला हुआ, आरव के मुंह से पीड़ा की एक तेज चीख निकल पड़ी। ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर के भीतर से कुछ विस्फोट होने वाला हो, मानो उसके अंगों को जला देने वाली आग एक साथ भड़क उठी हो। एक क्षण के लिए उसे सच में लगा कि उसकी जान अब यहां समाप्त हो जाएगी। वो तुरंत रक्त को शक्तिपुंज से वापस खींच ले गया। हुफ, ये तो बाल बाल बच गया। अगर मैंने इसे जरा भी देर से रोका होता तो शायद मैं सचमुच मर जाता। उसने माथे से पसीना पोंछते हुए सांसें नियंत्रित की। आखिर हुआ क्या? चित्र तो यही दिखा रहा है कि रक्त को शक्तिपुंज में भेजना है, तो फिर ये खतरनाक क्यों हो गया? क्या ये भयावह ब्लड के लिए नहीं है? वो सोच में डूब गया। फिर अचानक उसकी नजर अपने भीतर मौजूद उस रहस्यमयी गोले पर पड़ी। अगर ये रक्त शक्तिपुंज में नहीं जा सकता, तो क्या ये गोले में भेजा जाना चाहिए? लेकिन क्यों? गोला तो बस एक विशाल भंडारण रिंग जैसा लगता है। उसके मन में संदेह थे, लेकिन सच्चाई जानने का एक ही तरीका था, इसे आजमाना। पिछली बार हुई लगभग घातक गलती से सबक लेते हुए उसने इस बार रक्त की बस एक बेहद छोटी बूंद को धीरे धीरे गोले की ओर मोड़ना शुरू किया। सावधान, और भी सावधान। गहरे लाल रक्त की वो बूंद धीरे धीरे गोले के पास पहुंची और फिर गोले ने अचानक उसे खींच लिया, मानो वो उसी का इंतजार कर रहा हो। आरव की आंखें चमक उठीं। कोई दर्द नहीं,
तो यही चित्र में दिखाया गया था। अब उसने अधिक साहस के साथ और रक्त भेजना शुरू किया। एक के बाद एक धारा एक गोले में समाती चली गई। कुछ ही मिनटों में उसके भीतर का सारा काला लाल रक्त गोले द्वारा पूरी तरह निकल लिया गया। आरव ने राहत की सांस ली। आखिरकार रहस्य सुलझ गया, लेकिन उसकी खुशी क्षणिक थी। अचानक गोले से एक प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जो बवंडर की तरह पूरे शरीर में फैल गया। आर्घें वह दांत भींचकर उस ऊर्जा को दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना वो उसे रोकने की कोशिश करता, वो उतनी ही तेज और उग्र होती जाती, मानो भीतर से कोई अदृश्य लहरें उसकी नसों को जला रही हों और मांसपेशियों को फाड़ रही हों। उसके चेहरे पर पीड़ा और हैरत दोनों की छाया थी। ये तो शुरुआत भर थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। अब क्या करूं? आरव ने दांत भींचते हुए कहा। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो चुका था, पर उसका दिमाग बेतहाशा कोई उपाय खोज रहा था। तभी उसकी नजर अनायास नीचे गई और वहां पड़ा काला ग्रंथ उसकी आंखों में आ गया। अचानक जैसे दिमाग में बिजली कौंधी। समाधान यही था। बिना समय गवाए आरव ने किताब खोली और पहले पृष्ठ पर नजर गड़ाई। दर्द के बीच उसने आखिरी चित्र को ध्यान से देखा, जैसे हर रेखा में छुपा रहस्य समझने की कोशिश कर रहा हो। चित्र का अध्ययन पूरा होते ही आरव ने अपने भीतर उमड़ रही ऊर्जा को फिर से उस रहस्यमयी गोले की ओर खींचा और फिर धीरे धीरे उसे चित्र में दर्शाए गए मार्ग, मेरिडियंस के अनुसार प्रवाहित करने लगा। जैसे जैसे ऊर्जा उसके शरीर में सही दिशा में बहने लगी, दर्द की तीखी लहरें धीरे धीरे थमने लगी। हर उस स्थान पर जहां ऊर्जा अवशोषित होती, आरव को महसूस होता कि वो हिस्सा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। आश्चर्य और अविश्वास से भरे होने के बावजूद आरव ने सावधानी से ऊर्जा को पूरे शरीर के मेरिडियंस में प्रवाहित किया। घंटे दर घंटे बीतते गए और अंततः कई घंटों बाद उसने अपने भीतर की सारी ऊर्जा पूरी तरह अवशोषित कर ली। जैसे ही उसने अपनी दिव्या चेतना से शरीर की जांच की, वो स्तब्ध रह गया। मेरे शरीर का हर हिस्सा पहले से कई गुना मजबूत हो चुका है। कारण चाहे जो भी हो, मैं तो किसी भी तरह की ताकत का स्वागत करूंगा। ये सोचकर वो खुशी से भर उठा, लेकिन अचानक उसकी मुस्कान जम गई। रुको, क्या इसका मतलब है कि अब मैं सिर्फ एक बॉडी कल्टीवेटर बनकर रह जाऊंगा? इस संसार में ये सामान्य ज्ञान था कि कोई भी साधक या तो शरीर साधना करता है या सार साधना। सार साधकों के लिए साधक अपनी सारी की QI को शक्तिपुंज में संचित करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे भयंकर जादुई हमलों के लिए छोड़ते हैं। उनकी आक्रामक क्षमता तो बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन शरीर अपेक्षाकृत कमजोर रहता है। इसके विपरीत शरीर साधक, बॉडी कल्टीवेटर्स अपना ध्यान अपने शरीर को सुदृढ़ करने पर केंद्रित करते हैं। वे शक्तिपुंज से निकलने वाली की से निरंतर शरीर का पोषण करते रहते हैं, जिससे उनका शरीर असाधारण मजबूती पा लेता है। उनकी रक्षा क्षमता और विस्फोटक ताकत दोनों ही बेहद बढ़ जाती है, लेकिन इसकी कीमत भी थी। शरीर साधना में शक्तिपुंज की निरंतर शरीर को पोषण देने में खर्च होती रहती है, जिससे वे जादुई हमलों में सार साधकों जितनी ताकत नहीं दिखा पाते। QI को यदि भोजन की तरह माना जाए, तो शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए इसका निरंतर और पर्याप्त मात्रा में मिलना अनिवार्य था। जैसे जैसे शरीर मजबूत होता जाता है, वैसे वैसे इस भोजन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, ताकि शरीर अपनी सर्वोच्च क्षमता पर काम कर सके। चूंकि QI निरंतर शरीर को पोषण देने और शक्ति प्रदान करने में खर्च हो जाती थी, इस कारण शरीर साधक, बॉडी कल्टीवेटर्स अपने शक्तिपुंज में इसकी विशाल मात्रा संग्रहित नहीं कर पाते थे। जब शक्तिपुंज में अधिक QI भंडारित न हो, तो स्वाभाविक है कि किसी भी प्रकार का जादुई या ऊर्जा आधारित आक्रमण कमजोर और अप्रभावी साबित होता था। इसी कारण साधक ये भली भांति जानते थे कि उन्हें या तो शरीर साधना, बॉडी कल्टीवेशन करनी चाहिए या सार साधना, एसेंस कल्टीवेशन
और उसी मार्ग पर अड़िग रहना चाहिए। यद्यपि कुछ अद्वितीय प्रतिभाशाली साधकों ने दोनों मार्गों पर एक साथ चलने की कोशिश की थी, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। वे न तो शरीर साधना में उत्कृष्ट हो पाए, न ही सार साधना में, और अंततः साधारण स्तर पर ही अटक गए। यही वजह थी कि समय के साथ किसी ने भी शरीर और सार साधना दोनों को एक साथ साधने का प्रयास करना छोड़ दिया था। गुप्ता कुल एक ऐसा वंश था जो सार साधना में निपुण था, और इसी कारण आरव हमेशा से उसी मार्ग पर चलने का इरादा रखता था। लेकिन अब उसके मन में संशय था। हालांकि मैंने शरीर साधना के पथ पर कदम रख दिया है, लेकिन अभी शुरुआत ही हुई है। अगर मैं अभी रुककर केवल सार साधना पर ध्यान केंद्रित करूं, तो इसका कोई बड़ा हानिकारक प्रभाव नहीं होगा। ये सोचते हुए आरव का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। किंतु जैसे ही वो शांत हुआ, एक अचानक से आए विचार ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। रुकिए, मेरे शरीर को मजबूत करने वाली ऊर्जा तो उस रहस्यमयी गोले से आई थी, न कि मेरे शक्तिपुंज से। आरव ने तुरंत अपना ध्यान शक्तिपुंज पर केंद्रित किया और उसमें से कुछ क्युआएं बाहर निकाली। उसने एक गहरी सांस ली। राहत की सांस। ये तो अभी भी ठीक से काम कर रहा है। ठहरो। सोचते सोचते उसका मन स्तब्ध रह गया, मानो किसी हैरान कर देने वाली संभावना ने उसे जकड़ लिया हो। इस बार उसने उस गोले पर ध्यान केंद्रित किया और उसे ऐसे महसूस किया जैसे वो उसका दूसरा शक्तिपुंज हो। उसने उसमें से ऊर्जा खींचने का प्रयास किया। एक विस्मय से भरी चीख गुफा में गूंज उठी। आरव की सांस तेज हो रही थी। उसकी आंखें गोले पर टिकी थी, जो उसके शक्तिपुंज के ठीक पास घूम रहा था। अचानक एक विचार ने उसके दिमाग में आग की तरह फैल जाना शुरू किया। ये गोला, क्या ये मेरा शक्तिपुंज है? उसके मन में सवाल कौन था जो उसे पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। वो कई बार अपने आप से दोहरा रहा था, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि ये सही है। उसने धीरे धीरे अपना ध्यान भीतर खींचा, अपनी चेतना को शक्तिपुंज की ओर भेजा। जैसे जैसे वो उस रहस्यमयी गोले की ऊर्जा को महसूस कर रहा था, उसकी धड़कन तेज होने लगी। उसका शरीर एक अजीब सी गर्माहट से भर गया। क्या ये सच में मेरा शक्तिपुंज नहीं, बल्कि एक अलग रहस्यमयी शक्तिपुंज है? ऐसा कोई शक्तिपुंज जो मेरे शरीर के भीतर छुपा हुआ है और जो मुझे पहले कभी पता नहीं चला। उस गोले के चारों ओर घूमती ऊर्जा की लहरें मानो जीवंत हो उठीं। वे उसके पूरे अस्तित्व से जुड़ रही थी। उसकी शक्ति का नया स्रोत बनती जा रही थी। आरव ने अपने मन में यह स्वीकार कर लिया कि ये गोला, ये रहस्यमयी ऊर्जा का केंद्र उसका असली शक्तिपुंज हो सकता है, जहां न केवल उसकी शक्ति संचित होती है, बल्कि जो उसकी क्षमता के नए दरवाजे खोलता है। ये एक नया अध्याय था, एक नई शुरुआत, जहां जॉन ने अपने अंदर की गहराइयों को समझना शुरू किया और अपनी असली ताकत को पहचानने लगा। डिवाइन वॉरियर, अध्याय 23, दूसरा शक्तिपुंज। ये कैसे संभव है? आरव की आंखें हैरानी से फैल गई जब उसने उस रहस्यमयी गोले को अपने शक्तिपुंज की तरह नियंत्रित करने की कोशिश की, तो उसके भीतर सन्नाटा छा गया। आश्चर्य की बात यह थी कि वो उसे उतनी ही सहजता से नियंत्रित कर पा रहा था जैसे वह अपने शक्तिपुंज को करता है। नियंत्रण में कोई रुकावट नहीं, कोई अजन बीपन नहीं, बस पूर्ण सामंजस्य। और सबसे अजीब ये कि उसका मूल शक्तिपुंज भी पूरी तरह सक्रिय था, मानो इस गोले के अस्तित्व से जरा भी प्रभावित न हुआ हो। जिज्ञासा से भरे आरव ने दोबारा ध्यान केंद्रित किया और गोले से क्युआएं निकालने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, मृदुल और सघन क्युआए की धारा स्वतः ही गोले से निकलकर उसकी मेरिडियंस में बहने लगी। आरव ने उस प्रवाह को आरेख के अनुसार अपने शरीर में संचालित किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया, उसकी मांसपेशियां तन रही थी, हड्डियां जैसे और मजबूत हो रही थी, और भीतर एक अदृश्य शक्ति का संचार हो रहा था। अद्भुत। आरव के होठों से अनायास निकला और वो लगातार गोले से क्युआई खींचकर
अपने शरीर के हर हिस्से में प्रवाहित करता रहा। हर क्षण उसके भीतर की ताकत बढ़ रही थी और ये एहसास इतना मोहक था कि वो रुकना ही नहीं चाहता था। लेकिन कुछ समय बाद प्रवाह अचानक थम गया। क्या ये पहले ही खाली हो गया? एक गहरी थकान की लहर उसके शरीर में दौड़ गई, मानो ऊर्जा का स्रोत सूख गया हो। वो बुदबुदाया, मुझे नहीं पता ये गोला कहां से आया, लेकिन ये बिल्कुल मेरे दूसरे शक्तिपुंज की तरह काम करता है। और जब इसकी क्यूआई खत्म हो जाती है तो वही थकान चढ़ जाती है जो अपने शक्तिपुंज के खाली होने पर होती है। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर प्रयोग के तौर पर अपने असली शक्तिपुंज से क्यूआई निकालकर उसी आरेख के अनुसार प्रवाहित करने लगा। परंतु चाहे जितनी भी क्यूआई उसने अपनी मेरिडियंस में दौड़ाई, शरीर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो क्या ये शक्ति केवल इसी गोले की क्यूआई से सक्रिय होती है? ये सोचते ही उसकी आंखों में समझ की एक किरण चमकी। गोले से निकली क्यूआई में एक अलग ही लय, एक अद्भुत गुण था, कुछ ऐसा जो उसके अपने शक्तिपुंज की क्यूआई में नहीं था। क्यूआई, ब्रह्मांड की वो शाश्वत धारा जो सृष्टि के हर कण में बहती है। इसमें ब्रह्मांड के सभी नियम, सभी सिद्धांत और अनंत ऊर्जा के रहस्य समाये हुए थे। साधक की समझ जितनी गहरी होती, वो उतने ही जटिल और शक्तिशाली नियमों को इस क्यूआई से निकाल सकता था। कभी इसे अग्नि जैसा प्रचंड बना देता, तो कभी जल की तरह कोमल और प्रवाही। आरव के मन में सवालों का सैलाब था। ये गोला, ये जरूर क्यूआई को किसी अद्भुत तरीके से बदल रहा है, जिसे मैं अभी समझ भी नहीं पा रहा। लेकिन ये तय है कि मेरा अमर शरीर केवल इस गोले की क्यूआई से ही साधा जा सकता है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर में बह रही क्यूआई को धीरे धीरे वापस अपने शक्तिपुंज में लौटा दिया। लेकिन उसके अंदर अब भी थकान का बोझ था, वैसी ही थकान जैसी तब महसूस होती है जब कोई साधक अपने शक्तिपुंज को पूरी तरह खाली कर देता है। फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। उसने ध्यान केंद्रित किया और आसपास के वातावरण से क्यूआई खींचने लगा। उसकी सांसें धीमी और लंबी हो गई, मानो वो हर श्वास के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर खींच रहा हो। फिर उसने उस क्यूआई को सावधानी से गोले की ओर भेजा ताकि उसे भर सके। लेकिन जैसे ही वो क्यूआई गोले तक पहुंची, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकराकर बिखर गई और अपने आप उसके असली शक्तिपुंज में समा गई। आरव की भौहें सिकुड़ गई। उसने फिर कोशिश की, धीरे धीरे, फिर तेजी से, फिर अलग तकनीक से, लेकिन हर बार वही नतीजा। ये इसे स्वीकार ही नहीं कर रहा। आखिर काम का क्या है अगर इसमें क्यूआई डाल ही नहीं सकता? आरव ने खींच से कहा। उसे लगा था कि उसने कोई दिव्य खजाना पा लिया है, एक ऐसा गुप्त साधन जो उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन अब ये चीज एक पहेली बल्कि एक बोझ बनती जा रही थी। पूरा 1 घंटा वो अलग अलग तरीकों से कोशिश करता रहा, क्यूआई को धीमे धीमे भेजना, झटके में भेजना, यहां तक कि अपनी मेरिडियंस के रास्ते बदलकर भेजना, लेकिन नतीजा वही रहा। अंततः गुस्से में उसने आंखें खोली और गरजते हुए कहा, अब बस, बहुत हो गया। वो अचानक खड़ा हो गया और तंग कमरे में आगे पीछे टहलने लगा। उसके दिमाग में विचारों का तूफान था, लेकिन समाधान कहीं नहीं दिख रहा था। तभी चलते चलते उसकी नजर कमरे के कोने में रखी काली किताब पर पड़ी। किताब की रीढ़ पर हल्की सी चमक पड़ी, जैसे किसी ने अंधेरे में मोमबत्ती जलाई हो। रुको, क्या ये हो सकता है? वो जल्दी से किताब के पास पहुंचा और जमीन पर बैठ गया। किताब के आखिरी पन्ने पर बना रहस्यमयी आरेख उसने फिर से ध्यान से देखा। पन्ने से जैसे एक ठंडी लहर उसके हाथों में उतर आई। कुछ देर बाद उसकी हथेली में हल्की गर्माहट फैल गई और अगले ही पल उसके सामने धूसर शल्क वाला विशाल मगरमच्छ का मृत शरीर प्रकट हो गया। उसकी आंखों में अब भी मौत से पहले की हिंसक चमक ठहरी हुई थी। आरव के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। पहले भी तो मैंने इस गोले को इसी अशुभ रक्त से साधा था। उसने एक धारदार चाकू निकाला और मगरमच्छ के मोटे शल्कों से ढके पेट को चीर डाला।
गर्म गाढ़ा रक्त बहने लगा, काला लाल, मानो उसमें जीवन और मृत्यु दोनों का सार मिला हो। एक तीखी धातु जैसी गंध हवा में फैल गई। आरव ने सावधानी से रक्त का एक छोटा भाग निकाला, फिर अपने दांतियन की क्युआई का सहारा लेते हुए उस रक्त को धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवाहित किया। वो रक्त उसकी नसों में एक सुलगते लावे की तरह बहता हुआ सीधा गोले की ओर बढ़ा। जैसे ही वो गाढ़ा गरम रक्त गोले के पास पहुंचा, मानो किसी अदृश्य शिकारी ने उसे झपट लिया हो। वो हिंसक खिंचाव के साथ अंदर समा गया। उस क्षण आरव ने महसूस किया कि उसके शरीर में फैली थकान की धुंध हल्की होने लगी है, जैसे किसी ने भारी बोझ को कंधों से उतार दिया हो। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। यही है, रक्त ही इसकी कुंजी है। बिना समय गवाए उसने मगरमच्छ के शव से और रक्त निकाला और उसे अपनी मेरिडियंस के माध्यम से गोले की ओर प्रवाहित किया। हर लहर के साथ थकान धीरे धीरे उसके शरीर से बहकर गायब होने लगी। उसकी सांसें गहरी हो गई, चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। शरीर में ताकत की लौ फिर से जलने लगी थी। जब वो काफी मात्रा में रक्त खींच चुका तो उसके कदम मगरमच्छ के विशाल सिर की ओर बढ़े। ये जीव मृत था, लेकिन उसकी ठंडी धूसर शल्कों के नीचे अब भी एक भयावह शक्ति छिपी थी। आरव ने अपनी विशाल तलवार निकाली, जिसकी धार पर जमी रक्त की परत अब फिर से ताजा शिकार की चाह रखने लगी थी, और सीधे उसकी आंखों के बीच एक गहरा सटीक वार किया। तुरंत वहां से रक्त का एक अलग ही रूप बन निकला। न तो साधारण, नहीं फीका, बल्कि गाढ़ा, चमकीला, लगभग जीवित सा लाल, जिसकी सतह पर हल्की सुनहरी आभा नृत्य कर रही थी। ये इतना सघन था कि हवा में एक गर्म धातु जैसी महक फैल गई। आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये इसका रक्तसार, ब्लड एसेंस है। वो जानता था, हर जीव और साधक के भीतर दो तरह का रक्त बहता है। पहला, साधारण रक्त, जो पूरे शरीर में फैलता है और खो जाने पर समय के साथ वापस बन जाता है, बशर्ते जीव जीवित हो। दूसरा, रक्त सार, जीवन शक्ति का केंद्र, अस्तित्व का शुद्ध और सघन अमृत। ये साधारण रक्त से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर होता है। ये शरीर में रक्त ऊर्जा का मूल स्रोत है और इसकी एक एक बूंद किसी जीव के लिए अनमोल होती है। लेकिन एक बार ये खो जाए तो उसे पुनः पाना लगभग असंभव होता है, जब तक कि कोई दुर्लभ और रहस्यमयी तरीका न हो। आरव ने उस बहते रक्त सार को सावधानी से एक छोटे कटोरे में भरा। उसकी हर बूंद मानो भीतर से गर्माहट और शक्ति की तरंगे छोड़ रही थी। उसने कटोरे को अपनी छाती से लगाया, आंखें मूंद ली और अपने शक्तिपुंज की क्युआई का प्रवाह सक्रिय किया। धीरे धीरे उसने उस रक्त सार को अपने शरीर में खींचना शुरू किया। अचानक गो उसके होठों से एक दबा हुआ कराहन निकल गया। जैसे ही रक्त सार उसकी नसों में उतरा, उसने महसूस किया कि उसका शरीर भीतर से जलने लगा है। उसकी रक्तवाहिनियां मानो पिघले लावे की नदियों में बदल गई थी। ये रक्त सार सामान्य रक्त नहीं था। ये उग्र, प्रचंड और अनियंत्रित शक्ति का सजीव रूप था, जो उसके शरीर में हिंसक तूफान मचा रहा था। उसके हाथों की नसें तनकर उभर आई, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और दिल की धड़कन किसी युद्ध नगाड़े की तरह गूंजने लगी। वो उग्र रक्त सार उसकी नसों में किसी तूफानी नदी की तरह बह रहा था, दीवारों को तोड़कर, मार्ग को नष्ट करके सीधे हृदय और मस्तिष्क तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पर आरव ने अपने अटूट संकल्प और साधना के वर्षों से पाई नियंत्रण शक्ति से उसे वश में कर लिया। उसकी आंखों में दृढ़ता की एक चमक थी और उसके हाथ हल्के से उठे, मानो वो इस हिंसक ऊर्जा को एक अदृश्य रस्सी से बांध रहा हो। धीरे धीरे उसने उस रक्त सार को नियंत्रित किया और गोले की ओर प्रवाहित किया, और फिर धड़ाम, वो गोला मानो किसी भूखे दैत्य की तरह उसे निगल गया। एक हिंसक खिंचाव के साथ आरव के होठों पर हल्की,
संतोष भरी मुस्कान उभर आई। ये तो अब तक इस दैत्य से जो भी साधारण रक्त मैंने अवशोषित किया था उससे कई गुना प्रभावी है। तो असली कुंजी रक्त सार ही है। उसने शेष रक्त सार को भी एक एक बूंद करके खींचा। उसका हर कतरा मानो भीतर से जलती हुई शक्ति का स्रोत था। उसके बाद आरव ने गोले पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उसे उसी तरह नियंत्रित करते हुए जैसे वह अपने शक्तिपुंज को करता था। कुछ क्षण बाद एक हल्की सी क्यूआई की लहर गोले से बाहर निकली। उसकी मेरिडियंस में बहते हुए उसे क्षणिक ऊर्जा प्रदान की, लेकिन अगले ही पल गोला फिर से खाली हो गया। थकान ने उसके शरीर को फिर से घेर लिया। मांसपेशियों में भारीपन उतर आया। बस इतना ही, उसने धीरे से लेकिन गुस्से में कहा। इतने बड़े और ताकतवर जानवर से केवल इतनी सी क्यों आए? अगर इसे अपनी चरम अवस्था तक पहुंचाना है तो पता नहीं मुझे कितना रक्त पीना पड़ेगा। उसने गहरी सांस ली और स्टोरेज रिंग से सभी बॉडी रिफाइनमेंट स्तर के जानवर बाहर निकाले। एक एक करके उनके विशाल मांसल शरीर जमीन पर आ गिरे। लगभग दर्जन भर। उसने अपनी तलवार चलाई, एक सटीक निर्मम कट, और प्रत्येक जानवर से रक्त सार निकाला। कटोरे में जमा वो तरल आग जैसी गरम, गाढ़ा और जीवंत था। आरव ने सबको क्रम से अपने शरीर में खींचा और गोले में प्रवाहित किया, लेकिन जब वो समाप्त हुआ उसने गोले की स्थिति महसूस की और भौहें सिकोड़ ली। अब भी केवल इतना, दर्जन भर बॉडी रिफाइनमेंट दैत्य और परिणाम, बस इतना। इस गति से उसे गोले को पूरी तरह भरने के लिए सैकड़ों ऐसे जानवरों की बलि देनी होगी, और तब भी वो इसे लगातार साधना के लिए उपयोग नहीं कर पाएगा। उसके होठों पर एक तीखी मुस्कान आई। अगर छोटे शिकार से काम नहीं बन रहा तो बड़े से किया जाए। उसने हाथ घुमाया और हवा में लहराते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से एक और शव निकाला। यह काला और विशाल था। जमीन पर गिरते ही उसकी आभा ने आसपास की हवा को भारी कर दिया। ये एक मिस्ट क्रिएशन स्तर का भेड़िया था, एक ऐसा शिकारी जिसके नाम से छोटे साधक थरथरा जाते थे। आरव उसके सिर के पास पहुंचा, तलवार उठाई और हल्के स्वर में बोला, मुझे नहीं लगता कि मिस्ट क्रिएशन स्तर का जानवर भी कम पड़ेगा। फिर उसने गहरा चीरा लगाया और रक्त सार का उफान एक प्रचंड ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। भेड़िए का रक्त सार साधारण बॉडी रिफाइनमेंट स्तर के जानवरों की तुलना में मानो दर्जनों सूर्यों की उग्र ज्वाला जैसा था, घना, गाढ़ा और भयावह शक्ति से लबरेज। आरव ने गहरी, नियंत्रित सांस खींची। उसकी नाक के भीतर धात्विक गंध की कड़वाहट भर गई, मानो ये शक्ति किसी भी पल उसके शरीर को भीतर से चीरकर बाहर निकल सकती हो। जैसे ही उसने रक्तसार को अपने शरीर में उतारा, गो उसके होठों से एक कराह फूट पड़ी। सारा शरीर मानो भीतर से जलने लगा। नसें उभर आई, मांसपेशियां तन गई और उसकी हड्डियां टिक टिक की आवाज करती हुई मानो दबाव सहने की जद्दोजहद कर रही हों। ये रक्तसार पहले वाले किसी भी शिकार से कई गुना तीव्र था। इतना उग्र कि क्षण भर के लिए उसकी चेतना डगमगाने लगी। लेकिन आरव ने अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में दृढ़ता की ज्वाला चमकी। धीरे धीरे एक योद्धा की तरह अपनी शक्ति पर नियंत्रण पाते हुए उसने इस रक्त के सैलाब को काबू में किया और एक अदृश्य धारा की तरह उसे अपने गोला शक्तिपुंज की ओर मोड़ दिया। कुछ ही क्षणों बाद, हाँ, अब ठीक है, आरव की सांसें भारी थी, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की हल्की मुस्कान फैल गई। ये रक्तसार पिछले सभी प्रयासों से कहीं अधिक प्रभावी था। गोला शक्तिपुंज में जैसे ऊर्जा का बवंडर उतर आया हो। हालांकि उसका अधिकांश हिस्सा अब भी खाली था, लेकिन थकान का बोझ एक झटके में मिट गया। उसके शरीर की हर कोशिका मानो नई जीवन शक्ति से झंझना उठी, और उससे भी बढ़कर आरव ने महसूस किया कि गोला शक्तिपुंज खुद थोड़ा और मजबूत हो गया है। मानो उसमें छुपा हुआ कोई प्राचीन अवशेष धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में लौट रहा हो। तो यही रास्ता है, यही इसका असली रहस्य है।
उसने मन ही मन सोचा, ये जो क्यूआई दे रहा है उसकी गुणवत्ता और तीव्रता मेरी अपनी क्यूआई जैसी ही है, तो इसका अर्थ है ये शक्तिपुंज भी मेरे अपने शक्तिपुंज की तरह स्तर दर स्तर उन्नति करेगा। गोला शक्तिपुंज भले ही ठोस और रहस्यमय था, उसकी मिस्ट शक्तिपुंज से बिल्कुल अलग प्रकृति का, लेकिन उससे निकली क्यूआई उसी शुद्धता, उसी गहराई की थी। ये बात आरव के दिल में एक नई योजना की तरह अंकुरित हो गई। इस बार उसने पिछली भूल नहीं दोहराई। उसने निकाली गई क्यूआई को तुरंत प्रयोग में न लाकर शक्तिपुंज गोला में ही बंद रहने दिया। इसे अभी नहीं, पहले मुझे और रक्तसार चाहिए, बहुत सारा। ये तकनीक भूखी है, इसकी भूख शांत करने के लिए मुझे लगातार और उच्च स्तरीय शिकार ढूंढने होंगे। उसकी आंखों में शिकार की चमक उतर आई। और अगर ये गोला मुझे अमर शरीर की साधना के लिए क्यूआई देता है, तो मैं अपने असली शक्तिपुंज को सार साधना के लिए खाली रख सकता हूं। उसके होठों पर एक धीमी आत्मविश्वासी मुस्कान खेल गई। इसका मतलब है मैं दोनों मार्ग एक साथ साध सकता हूं। दो शक्तिपुंज का एक साथ अस्तित्व, एक सार साधना के लिए और दूसरा शरीर साधना के लिए। ये सोच मात्र ही साधना जगत की सामान्य परंपराओं को चकनाचूर कर देने वाली थी। आरव के भीतर उत्साह का ज्वार उमड़ पड़ा। अद्भुत, वाकई अद्भुत। उसकी आंखों में आश्चर्य और महत्वाकांक्षा की चमक तैर गई। उसने गहरी सांस ली, अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन होठों के कोनों पर एक बेकाबू मुस्कान अब भी खेल रही थी। उसने अपने सामने पड़ी जानवरों की लाशों और मोटी किताब को एक तरफ रखा, फिर पल भर सोचकर दोबारा बाहर निकाला। उसकी नजर उस रहस्यमयी गोले पर गई। ये गोला महल के लिए किसी विशाल स्टोरेज रिंग जैसा है। तो क्या? आरव की आंखों में एक शरारती चमक आ गई, मानो वो कोई नया रहस्य खोलने ही वाला हो। उसने धीरे से एक भारी जानवर की लाश को पकड़ा और मन में कल्पना की कि वो लाश महल के भीतर समा जाए। पलक झपकते ही शू, लाश धुंध में बदलकर गायब हो गई। आरव ने हैरानी से अपनी सांस रोकी। क्या ये सच में? उसने तुरंत अपनी चेतना को गोले के भीतर स्थित महल में भेजा और वहां चमकदार संगमरमर के फर्श पर उसी लाश को पड़ा देखा। कमाल है, ये तो वाकई काम कर रहा है। महल की विशालता उसकी सोच से भी परे थी। असीमित गलियारे, अनगिनत कक्ष, यहां तो पूरी सेना का सामान भी रखा जा सकता था। आरव के चेहरे पर संतुष्टि और शांति की लहर दौड़ गई। अब कभी स्टोरेज रिंग की कमी नहीं खलेगी और ढेरों पैसे भी बचेंगे। उसने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से सारी वस्तुएं बाहर निकाली। हथियार, औषधियां, जड़ी बूटियां, यहां तक कि धूल से भरी पुरानी चीजें भी, और सब महल में सुरक्षित रखती। रिंग को घूरते हुए उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, फिलहाल इसको उंगली में ही रहने देता हूं। इसकी पहचान अभी भी जरूरी है। सामान व्यवस्थित करने के बाद उसकी नजर जमीन पर पड़ी दूसरी किताब पर टिक गई। काले चमड़े में लिपटी सुनहरी उभरी हुई लिपि में लिखा था, स्वर्गीय विद्युत शास्त्र। नाम जैसे किसी प्राचीन आकाशीय शक्ति का वादा कर रहा हो। आरव ने किताब के कवर पर अपनी उंगलियां फेरी। हर स्पर्श मानो हल्की विद्युत तरंग छोड़ रहा था। कुछ क्षणों तक उसने इसे टटोला, जैसे किताब उसके भीतर झांक रही हो। फिर दृढ़ संकल्प के साथ उसने हाथ बढ़ाकर किताब को खोला और जैसे ही पन्ने अलग हुए, एक नीली चांदी की बिजली की लहर उसकी आंखों के सामने नाच उठी। डिवाइन वॉरियर, चैप्टर 24, स्वर्गीय विद्युत शास्त्र। आरव ने सोचा था कि ये किताब भी पिछली वाली की तरह होगी। पहला पन्ना खोलते ही कोई अद्भुत साधना कला का विवरण मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसने पुस्तक का आवरण खोला, उसकी आंखें ठिठक गई। पन्नों के बजाय भीतर एक गहरे खोखले हिस्से में कुछ रखा था, और वो साधारण चीज नहीं थी। उस खोखले केंद्र में एक गोलाकार जेड पत्थर रखा था, लगभग 4 इंच का, चमकीले पन्नाहरे रंग में दमकता हुआ। उसकी सतह पर उकेरी गई नक्काशियां मानो किसी दिव्य कलाकार के हाथों की रचना हो।
वे रेखाएं केवल सतह तक सीमित नहीं थी। आरव साफ देख सकता था कि वे पत्थर के भीतर गहराई तक उतर रही है, मानो अनगिनत रहस्यमयी नसें उसकी आत्मा में उतरने का रास्ता दिखा रही हों। और उस जेड के ठीक केंद्र में एक छोटी सी लेकिन तेज धड़कती हुई बिजली सी चमक थी। वह रोशनी सांस लेती हुई प्रतीत हो रही थी। हर धड़कन के साथ उसका प्रकाश फैलता और सिमटता, जैसे किसी जीवित प्राणी का हृदय। ये आखिर है क्या? और बीच में ये धड़कती हुई रोशनी, ये तो जैसे किसी जीव की आत्मा हो। आरव का मन रोमांच और उलझन के बीच झूलने लगा। उसने तुरंत महसूस किया, ये किताब असल में किताब नहीं थी, बल्कि इस रहस्यमय जेड के लिए बनाई गई एक दिव्य पेटी थी। अपने पूरे जीवन में आरव ने ऐसा अद्भुत और अलौकिक वस्तु कभी नहीं देखी थी। धीरे धीरे, मानो किसी अनजाने डर को शांत कर रहा हो, उसने उंगलियों से जेड की सतह पर बनी नक्काशियों को छूना शुरू किया। जैसे ही उसकी त्वचा ने ठंडे लेकिन जीवंत पत्थर को महसूस किया, एक हल्की सी विद्युत तरंग उसकी उंगलियों से पूरे शरीर में फैल गई। अचानक उसने अपनी दिव्या चेतना, डिवाइन सेंस, उस जेड में प्रवेश कराई, ये जानने के लिए कि आखिर इसके भीतर छुपा क्या है। आरव ने झटके से अपनी चेतना खींच ली। जैसे ही उसकी चेतना ने जेड के भीतर कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा अस्तित्व किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचकर भीतर समा रहा हो। अभी ये क्या था? उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। फिर भी उस अनुभव में कोई शत्रुता, कोई घातक आभास नहीं था, केवल रहस्यमय खिंचाव और अप्रतिरोध्य जिज्ञासा। इस बार उसने गहरी सांस ली और दोबारा अपनी चेतना जेड के भीतर डुबो दी। और फिर चमत्कार घटित होने लगा। उसकी चेतना पत्थर की सतह पर उकेरी गई नक्काशियों के रास्ते पर बहने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे मार्गदर्शन दे रहा हो। हर मोड़, हर वक्र रेखा मानो एक विद्युत रेखा हो, जो उसे किसी गुप्त मंजिल की ओर ले जा रही थी। जैसे जैसे वो भीतर उतरता गया, उसकी आंखें आधी बंद हो गई, सांसें गहरी होती गई और उसका मन एक सम्मोहन जैसी गहन तंद्रा में डूबने लगा। बाहर की दुनिया, समय और स्थान सब धुंधला गया। अब बस था जेड के भीतर का अनंत, चमकता हुआ स्वर्गीय मार्ग, जो शायद उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसे ही आरव की चेतना तंद्रा से बाहर आई, उसकी आंखों में विस्मय की चमक फैल गई। उसने जैसे ही अपनी दिव्या चेतना को जेड में प्रवाहित किया था, वैसे ही उसके मन में एक के बाद एक अद्भुत चित्र चमकने लगे। बिजली के चित्र, आकाश में नृत्य करती अग्नि रेखाएं, बादलों को चीरती सुनहरी गर्जनाएं। हर एक क्षण के साथ ये चित्र और प्रखर होते गए, मानो किसी ने उसकी आत्मा को उठाकर सीधे उन दृश्यों के बीच ला खड़ा किया हो। उसकी त्वचा में झुनझुनी फैल गई, मानो बिजली की सूक्ष्म धाराएं उसके चारों ओर घूम रही हों। ये केवल देखना नहीं था, ये महसूस करना था। वो बिजली की शक्ति का सार, उसकी धड़कनें, उसका तापमान सब महसूस कर सकता था। ये तो कल्पना से परे है। आरव के होठों से स्वतः फुसफुसाहट निकली। उसने फिर से गहराई में जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी चेतना कुछ ही मिलीमीटर आगे बढ़कर ठिठक गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दीवार उसकी राह रोक रही हो। जितना वो आगे बढ़ने की कोशिश करता, उतना ही उसे एहसास होता कि जो उसने अभी अभी देखा है, वो जेड में छिपी संपूर्ण शक्ति का मात्र एक अंश है। और फिर भी ये इतना प्रबल था कि उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई। घंटों बाद जब वो अपनी तंद्रा से पूरी तरह बाहर आया, उसने गहरी सांस ली। ये जेड तो एक जीवित ग्रंथ की तरह है। जितनी गहराई में मैं उतरूंगा, उतनी ही अधिक जानकारी मुझे मिलेगी। उसके मन में दर्जनों दृश्य अब भी जल रहे थे। जब भी वो किसी एक चित्र पर ध्यान देता, उसे ऐसा लगता कि वो उसी दृश्य में प्रवेश कर गया है। एक चित्र में आकाश के शिखर पर तैरता एक व्यक्ति, उसका संपूर्ण शरीर बिजली की ज्वालाओं में लिपटा हुआ। उसकी आंखों में चमकती दिव्य प्रलय की चेतावनी थी।
जहां भी उसकी उंगली इशारा करती, वहां आकाश से विनाशकारी बिजली गिरती, धरती को राख में बदलते हुए। दूसरे दृश्य में अंतहीन क्षितिज तक फैले काले बादल, जिनमें सुनहरी और नीली बिजली एक दूसरे से टकरा रही थी। उन बादलों के नीचे एक अकेला व्यक्ति खड़ा था, जैसे वो पूरे आकाश को चुनौती दे रहा हो। फिर अचानक गर्जन के साथ बिजली का एक ऐसा प्रहार उतरा, जिसकी शक्ति से ऐसा प्रतीत हुआ मानो समस्त सृष्टि चकनाचूर हो जाएगी। और वो व्यक्ति न केवल उससे अप्रभावित रहा, बल्कि उसकी ऊर्जा को अपने भीतर खींचने लगा। ऐसे असंख्य दृश्य उसकी चेतना में प्रवाहित होते रहे। हर दृश्य में छुपा था एक गूढ़ रहस्य, एक साधना का गुप्त मार्ग, जिसे केवल वही समझ सकता था जो अपनी आत्मा से बिजली की भाषा सुनने का साहस करे। ये जेड केवल साधना की तकनीक नहीं देता, ये तो बिजली के देवताओं का शास्त्र है। जितना अधिक मैं इन चित्रों में डूबूंगा, उतना ही मैं इसकी गहराई को समझ पाऊंगा, और उतना ही मैं स्वयं भी बिजली बन जाऊंगा। अब तक जो कुछ भी आरव समझ पाया था, उससे एक बात साफ हो चुकी थी। ये साधना विधि साधारण नहीं थी। ये स्क्रिप्ट असली बिजली को शरीर में उतारकर उसे प्रशिक्षित करती थी, और धीरे धीरे शरीर को बिजली गुण वाला शरीर में बदल देती थी। ये विचार ही इतना अद्भुत और अविश्वसनीय था कि आरव के भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। दुनिया में अधिकांश लोग सामान्य शरीर के साथ जन्म लेते थे, लेकिन कभी कभी अनगिनत जन्मों में एक स्वर्ग की कृपा से कोई जन्मजात प्रतिभाशाली आता, जिसके पास गुणयुक्त शरीर होता। ऐसे लोग साधना की दुनिया के रत्न माने जाते, चाहे वो बिजली का शरीर हो, जल का, पृथ्वी का या अग्नि का। ऐसे लोग अपनी विशेष शक्ति में साधना करना 10 गुना आसान पाते, और लगभग निश्चित था कि वे आने वाले समय के स्वर्गीय नायक बनेंगे। लेकिन ये एक जन्मजात वरदान था, जिसे न कोई खरीद सकता था, न मेहनत से बना सकता था। गुणयुक्त शरीर पाना केवल भाग्य पर निर्भर था, या कम से कम आरव ने हमेशा यही सुना था। लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी साधना तकनीक थी जो इस असंभव को संभव बना रही थी। एक सामान्य शरीर को गुणयुक्त शरीर में बदलने की क्षमता। आरव की स्मृतियों में स्क्रिप्ट का एक चित्र चमका। उसमें एक व्यक्ति को बिजली की गड़गड़ाहट के बीच आसमान से आघात लगते दिखाया गया था। वो साधक उस बिजली को अपने शरीर में विशेष मेरिडियन मार्गों से गुजारते हुए शक्तिपुंज तक ले जाता था। वहां बिजली को एक अदृश्य प्रक्रिया से परिष्कृत किया जाता, जैसे कच्चे सोने को भट्टी में गलाकर शुद्ध सोने में बदला जाता है, और फिर वो शुद्ध बिजली सार पूरे शरीर में प्रवाहित होकर हर अंग, हर पेशी, हर रक्तधारा को अपनी शक्ति से भर देती। समय के साथ शरीर उस सार में डूबकर पूरी तरह बिजली गुण वाले शरीर में बदल जाता। लेकिन इस प्रक्रिया में एक भयावह सच्चाई छुपी थी। ये मेरिडियन मार्ग इतने जटिल थे कि एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती थी। और सबसे बड़ी पहेली ये थी कि शक्तिपुंज इतनी उग्र और विनाशकारी ऊर्जा को कैसे वश में करके उसे पोषण देने वाली, जीवन संवर्धन करने वाली शक्ति में बदल देता है। लगता है मुझे इस स्क्रिप्ट को साधने से पहले लंबा समय सिर्फ ध्यान में बिताना पड़ेगा। आरव ने गहरी सांस लेते हुए सोचा। उसे पहले परिष्करण की मूल प्रक्रिया को समझना था, फिर इस उग्र शक्ति को नियंत्रित करना सीखना था, और अंत में उस भयावह बिजली को जटिल मेरिडियन मार्गों से सुरक्षित प्रवाहित करने का अभ्यास करना था। केवल तभी वो असली बिजली के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार होगा। लेकिन जैसे ही उसने खुद को खुले आसमान के नीचे खड़ा काले बादलों से बरसती बिजली को अपने शरीर पर झेलते हुए कल्पना किया, उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। बिजली की गर्जना उसके कानों में गूंजी, जैसे भविष्य का दर्द पहले से ही उसका स्वागत कर रहा हो। ये तकनीक दर्दनाक होगी, बहुत दर्दनाक। आरव के होंठों पर एक हल्की पर दृढ़ मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में डर नहीं, बस एक जलती हुई लालसा थी। दर्द, पीड़ा और खतरे की परवाह किए बिना उसने मन ही मन कसम खा ली, वो इस राह पर चलेगा,
चाहे आकाश उसे कितनी ही बार जलाकर राख क्यों न करने की कोशिश करे। मजबूत बनने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। आरव की आंखों में एक दृढ़ चमक उभर आई। उसने अपनी दिव्य चेतना को फिर से जेड के उस रहस्यमय टुकड़े में प्रवाहित किया। जैसे ही उसकी चेतना उसमें डूबी, उसके सामने मानो एक अनंत ब्रह्मांड खुल गया, जिसमें असंख्य रून, ऊर्जा धाराएं और बिजली की गूंजती गर्जना उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। घंटों तक वो वही डूबा रहा, हर एक रेखा, हर एक प्रतीक को समझने की कोशिश करता रहा। समय मानो थम गया था, और जब अंततः उसने अपनी चेतना वापस खींची तो उसका मन थकान और रोमांच से भरा हुआ था। अब मुझे दिशा का अंदाजा हो रहा है, उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा। लेकिन इस तकनीक को साधना अभी दूर की बात है। ये साधना कला साधारण नहीं थी, ये मानो किसी दिव्य युग का वरदान थी। उसकी जटिलता इतनी गहरी थी कि आरव अभी केवल सतह को छू पाया था, और फिर भी ये उसकी कल्पना से कहीं परे थी। आरव ने सावधानी से जेड के टुकड़े को महल के भीतर सुरक्षित रखा। उसके बाद वो उठ खड़ा हुआ। उसकी अकड़ी हुई टांगें सुन्न हो रही थी। उसने हल्का स्ट्रेच किया, फिर पके हुए मांस का टुकड़ा निकाला और एक गहरा निवाला काटा। मांस का स्वाद उसके थके हुए शरीर को थोड़ी राहत दे रहा था, लेकिन उसका मन पहले से ही अगले कदम की योजना में लगा हुआ था। मैं अभी अभी मिस्ट क्रिएशन क्षेत्र में पहुंचा हूं, वो बुदबुदाया। अब मुझे पर्वत विध्वंस तलवार तकनीक और 5 चरण गतिशीलता तकनीक दोनों को पूर्ण रूप से समझना होगा। अगर मैं इन दोनों में पारंगत हो गया तो मेरी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। वो वापस बैठ गया और पर्वत विध्वंस तलवार तकनीक पर लिखी मोटी प्राचीन पुस्तक को सामने रखा। पहला पृष्ठ खुलते ही मानो उस पर अंकित आकृतियां जीवंत हो उठीं। एक योद्धा पहाड़ों को चीरता हुआ, तलवार की धार से बिजली जैसी शक्ति उत्पन्न करता हुआ। यहां लिखा है। आरव ने ध्यान से पढ़ा। शक्तिपुंज से क्यूई को इन विशेष भुजा मेरिडियन मार्गों से प्रवाहित करना होगा। फिर ये ऊर्जा भुजा और हथेली के एक्यूपुंज में संचित होकर तलवार के वार के रूप में फट पड़ेगी। उसने आगे पढ़ा। यह हमला नजदीक से प्रयोग करने पर सबसे प्रचंड होता है, लेकिन इसे दूर से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। वार के क्षण में क्यूई की लहरें मानो किसी पहाड़ को भी ढा देने की क्षमता रखती है। आरव की सांसें गहरी हो गई। उसने अपनी चेतना को अपने भीतर के शक्तिपुंज से जोड़ा, सभी भटकाने वाले विचारों को मन से मिटा दिया। धीरे धीरे वो ध्यान की गहराई में उतरता गया, जहां केवल तकनीक के रेखाचित्र और उसके भीतर बहने वाली ऊर्जा शेष थी। कई घंटे बीत गए। अंततः उसने पुस्तक में दिखाए गए आक्रामक मुद्रा को अपनाया। उसकी तलवार के चारों ओर ऊर्जा की लहरें फैलने लगी और हवा में एक अदृश्य दबाव पैदा हो गया, मानो सचमुच कोई पर्वत उसकी तलवार की धार के सामने टिक न पाए। मुझे जिन मेरिडियन मार्गों को सक्रिय करना है वे स्वर्गीय विद्युत शास्त्र की तुलना में बेहद सरल है। आरव की आंखों में हल्की चमक उभरी, मानो वो किसी कठिन पहेली को हल करने के बाद अब एक आसान सवाल देख रहा हो। ये तकनीक सीखना मुश्किल नहीं होना चाहिए, अगर मैंने धैर्य रखा तो। वो अपनी भारी काली चमकती ग्रेट स्वॉर्ड को दोनों हाथों से थामकर पैर मजबूती से जमीन में गाड़कर खड़ा हो गया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, शक्तिपुंज से क्यूई को प्रवाहित करना और उसे तलवार में उतारना। शुरुआत में अदृश्य ऊर्जा जैसे उसके कहे को मानने से इनकार कर रही थी। क्यूई इधर उधर बिखर जाती, कभी बीच में रुक जाती, कभी उल्टे रास्ते लौट आती। आरव के माथे पर पसीने की लकीरें उभर आई। घंटों बीत गए। सूरज की किरणें ढलने लगी और तभी आधे दिन की जद्दोजहद के बाद उसने महसूस किया क्यूई अब उसी रास्ते बह रही है जिसे वह चाहता था। उसकी सांसें तेज हो गई, चेहरा हल्का पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। अब आरव ने गरजते हुए तलवार को आगे धकेला। जैसे ही क्यूई धार की ओर बहने लगी, ब्लेड पर हल्की सुनहरी आभा फैल गई।
मानो सोया हुआ दैत्य जाग उठा हो। धड़ाम, तलवार का वार सामने रखे एक छोटे चट्टान पर पड़ा और वो चट्टान हवा में बिखरते अनगिनत टुकड़ों में बदल गई। धूल का गुबार हवा में लहराया और आरव के चेहरे पर छा गया, लेकिन उसके होंठों पर एक विजयी मुस्कान खेल रही थी। सफलता, उसकी आवाज में थकान भी थी और गर्व भी। कई असफलताओं के बाद उसने आखिरकार पर्वत विध्वंस तलवार तकनीक को सक्रिय कर दिखाया। वो चट्टान के टुकड़ों को देखते हुए बुदबुदाया, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं अभी मिस्ट क्रिएशन क्षेत्र की शुरुआत में हूं, फिर भी इस वार ने पत्थर को चकनाचूर कर दिया। अगर मेरे पास ये तकनीक तब होती तो रात्रिकालीन भेड़िए के साथ लड़ाई कितनी आसान हो जाती। फिर उसकी नजर पुस्तक में वर्णित तकनीक के अगले हिस्से पर पड़ी, दूरमार का रूप। ये भी वैसा ही था, बस एक फर्क। इस बार तलवार में संचित क्यूई को रोके रखने के बजाय एक क्षण में उसे मुक्त करना होगा, जिससे वो हवा को चीरते हुए लक्ष्य की ओर जा पहुंचे। आरव ने तलवार की मूठ को कसकर थामा। उसकी आंखों में अब केवल एक ही चमक थी, अगली परीक्षा के लिए तैयारी। फिर अचानक आरव की छाती तेजी से उठ गिर रही थी। हर सांस उसके गले से मानो आग की लपटों की तरह निकल रही थी और हथेलियों में थकी हुई गर्माहट धड़क रही थी। पर्वत विध्वंस तलवार तकनीक का प्रहार निस्संदेह अद्भुत था, पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती थी। ये तकनीक केवल शक्ति नहीं मांगती थी, ये पूरे शरीर और आत्मा को झकझोर देती थी। उसके मन में एक ठंडी गणना चल रही थी। मेरी वर्तमान साधना पर मैं इस वार को सिर्फ 2, शायद 3 बार चला सकता हूं। उसके बाद मेरी सारी क्यूई चुक जाएगी। लेकिन जो आरव नहीं जानता था वो ये कि ये कला साधारण नहीं थी। मिस्ट क्रिएशन स्तर के साधक आमतौर पर इस तकनीक की बुनियाद समझने में 7 दिन लगा देते थे और कई तो बीच में ही हार मान लेते थे। पर आरव, उसने आधे दिन में इसे जिंदा प्रहार में बदल दिया था। और फिर भी इसके दुष्प्रभाव, एक आम शुरुआती साधक इस वार के बाद महसूस करता कि उसकी हड्डियां दरक रही हैं, मांसपेशियां चटक रही हैं और नसों में जलती धाराएं दौड़ रही हैं। ये तकनीक तो वास्तव में क्यूई कंडेंसेशन के उस्तादों के लिए अधिक उपयुक्त थी, न कि उसके जैसे अभी अभी मिस्ट क्रिएशन में प्रवेश करने वाले के लिए। आरव की आंखों में दृढ़ता की चमक उभरी। अगर मैं इसे अब चला सकता हूं तो सोचो, जब मैं साधना के ऊंचे शिखर पर पहुंचूंगा तब इसकी ताकत कितनी होगी। उस समय मैं इसे कई बार छोड़ पाऊंगा और हर बार पहाड़ों को सचमुच चकनाचूर कर देगा। लेकिन फिलहाल उसकी स्थिति अलग थी। उसकी क्यूई अब भी लहरों की तरह अस्थिर थी, जैसे तूफान में घिरी झील। वो पर्वत विध्वंस तलवार तकनीक की केवल बाहरी परत को छू पाया था। असली शक्ति तो अभी भी उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। एक आखिरी बार उसने सांस खींची, तलवार उठाई और दूसरी बार वार चलाया। धार, वार के साथ हवा कांपी और ऊर्जा का प्रवाह मानो उसकी नसों को भीतर से काटने लगा। अगले ही पल वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा, पसीने से भीगा हुआ, और उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। पर हार मानने का सवाल ही नहीं था। वो तुरंत ध्यान मुद्रा में बैठ गया, आंखें मूंद ली और आसपास की क्यूई को खींचने लगा। घंटों तक वो वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे उसकी नसों में ताजा ऊर्जा दौड़ने लगी। टूटन की जगह हल्की गर्माहट ने ले ली। उसके शक्तिपुंज में क्यूई का सागर फिर से लहराने लगा। जब उसने आंखें खोली, उनमें फिर से वही प्रचंड ज्वाला जल रही थी। शक्तिपुंज भर चुका है। अब बारी है 5 चरण गतिशीलता तकनीक की, और वो खड़ा हो गया, तैयार अगले कदम की ओर बढ़ने के लिए। डिवाइन वॉरियर, चैप्टर 25, 5 चरण गति तकनीक। आरव ने धीरे धीरे अपनी थैली खोली और अंदर से एक पुरानी धूल से ढकी किताब निकाली। 5 चरण गति तकनीक। किताब का कवर समय के साथ घिस चुका था, किनारे फट चुके थे, लेकिन उसके भीतर की कलाएं अब भी उतनी ही जीवंत थी जितनी उन्हें रचा गया था। उसने गहरी सांस लेकर पहला पन्ना खोला और शब्दों को ऐसे निगलने लगा जैसे वे कोई बहुमूल्य खजाना हो।
कई घंटों तक वो उसी पन्ने को पढ़ता रहा, हर पंक्ति को मन में बार बार दोहराता, मानो शब्द उसके हृदय पर खुद रहे हों। किताब में लिखा था, क्यूई को शक्तिपुंज से 5 अलग अलग चरणों में मेरिडियंस के रास्ते पैरों तक पहुंचाओ। पहला चरण पैरों के तलवों के एक्यूपॉइंट्स को सक्रिय करता है, जिससे एक क्षणिक लेकिन विस्फोटक गति प्राप्त होती है। प्रत्येक अगली लहर क्यूई को और ऊपर पिंडलियों से होते हुए जांघों के उच्चतम बिंदुओं तक ले जाती है। हर अगली लहर पिछली लहर की गति और ऊर्जा पर सवार होकर आगे बढ़ती है, जिससे हर कदम पहले से अधिक तेज और दूर तक जाता है। जब 5 चरण एक साथ प्रवाहित हो तो शरीर वायु की तरह हल्का और बिजली की तरह तीव्र हो जाता है। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए आरव के मन में रोमांच की लहर दौड़ गई। उसने अपने भीतर की क्यूई को महसूस किया, गर्म, प्रवाहमान, मानो उसके भीतर जीवन की नदी बह रही हो। किताब में दिखाए गए मेरिडियन मार्ग उसके दिमाग में स्पष्ट हो गए और वह उन्हें अपनाने के लिए तैयार हो गया। उसने जमीन पर सही मुद्रा बनाई, पैर थोड़े मुड़े हुए, शरीर हल्का आगे झुका और मन पूर्णतः केंद्रित। उसने आंखें मूंदी और क्यूई को अपने शक्तिपुंज से पैरों की ओर धकेला। ये यात्रा आसान नहीं थी। कई बार प्रवाह टूट गया, क्यूई बिखर गई और उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ी। आधा दिन गुजर गया, पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगी, लेकिन उसकी दृढ़ता अडिग रही। और फिर क्यूई का पहला चरण पूरी तरह सफल हुआ। उसका शरीर मानो अदृश्य शक्ति से धक्का खाकर आगे बढ़ा। वो तैयार नहीं था। उसके पैर लड़खड़ा गए और अगले ही पल वो जमीन पर लुढ़क गया। उफ, ये देखने में जितना आसान लगता है, असल में उससे कहीं कठिन है। उसने सिर सहलाया, हल्का सा हंसा और फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसने सांसों की लय को नियंत्रित किया, मन को शांत किया और फिर से क्यूई को पहले चरण के मार्ग पर प्रवाहित किया। जैसे ही क्यूई पैरों के एक्यूपॉइंट्स में पहुंची, उसने जोर से कदम बढ़ाया। धप, वो हवा को चीरता हुआ एक झटके में दर्जन भर गज दूर पहुंच गया। इस बार उसका संतुलन नहीं टूटा। वाह, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। आंखों में चमक उभर आई। और ये तो सिर्फ पहला चरण है। अगर ये इतनी तेज है तो दूसरा चरण। उसके भीतर उत्सुकता और जोश की एक नई ज्वाला भड़क उठी। उसने अपने पैरों में तनाव महसूस किया, जैसे वे अगले विस्फोट के लिए तैयार हों। चलो, अब देखते हैं दूसरा चरण क्या कर सकता है। आरव ने गहरी सांस भरी। पसीने की बूंदें उसके माथे से लुढ़क रही थी। उसने पैर मजबूती से जमाए, रीढ़ सीधी की और मन को स्थिर किया। यह उसका दूसरा प्रयास था। पहले चरण को वो अब आसानी से कर सकता था, लेकिन दूसरा चरण वही था जो उसकी असली परीक्षा लेने वाला था। उसने धीरे धीरे क्यूई को शक्तिपुंज से उठाया, उसे अपनी मेरिडियंस के रास्तों में धकेला और पैरों की ओर प्रवाहित किया। जैसे ही क्यूई पैरों के तलवों तक पहुंची, उसके भीतर विस्फोट सा हुआ। धप, वो हवा में तीर की तरह आगे बढ़ गया। शरीर हल्का था, लेकिन उसे तुरंत ही दूसरा चरण सक्रिय करना था। उसने किताब में दिए मार्ग को याद किया और क्यूई को ऊपर जांघ के विशेष एक्यूपॉइंट्स तक धकेलने की कोशिश की। दूसरा चरण शुरू होने से पहले ही क्यूई की लय टूट गई। संतुलन बिगड़ा, पैर आपस में उलझे और अगले ही पल वो ठोकर खाकर जमीन पर लुढ़क पड़ा। ये सच में बहुत कठिन है। उसने अपने घुटनों से मिट्टी झाड़ी। चेहरा तना हुआ था, लेकिन आंखों में हार का कोई भाव नहीं। पहले चरण को सही करने के बाद भी दूसरे चरण को पहले से तेज और ज्यादा सटीक करना पड़ता है। जरा सी देर या गलती और पूरा प्रवाह बिगड़ जाता है। इसे सीखने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं सीखूंगा। 2 दिन बाद गुफा के अंदर जमीन पर दर्जनों पैरों के निशान बने थे। किसी राक्षसी जानवर के नहीं, बल्कि आरव के लगातार अभ्यास के। उसकी सांसें अब पहले से ज्यादा स्थिर थी। शरीर में क्यूई का प्रवाह अधिक सहज हो चुका था। आज वो आखिरकार पहले 2 चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हो गया था। जैसे ही पहला चरण शुरू होता,
वो बिना रुके दूसरे चरण में प्रवेश कर जाता, गति और शक्ति दोनों दोगुनी। लेकिन तीसरे से पांचवें चरण तक, वहां तक पहुंचना उसके लिए फिलहाल असंभव था। न केवल उसकी क्यूई का भंडार पर्याप्त नहीं था, बल्कि क्यूई को इतनी तेजी और सटीकता से नियंत्रित करने की क्षमता भी उसे अभी नहीं आई थी। यहां तक कि दूसरा चरण ही उसकी क्यूई भंडार का एक बड़ा हिस्सा खा जाता था। वो पत्थर पर बैठ गया, हांफते हुए बोला, सिर्फ पहले 2 चरण ही इतने तेज हैं। अगर मैंने बाकी तीनों भी सीख लिए तो शायद मैं हवा में गायब सा हो जाऊं। उस समय मेरी गति, सोचते सोचते उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने थैले से मांस का टुकड़ा निकाला, भूख से भरी आंखों से देखा और बड़े चाव से काटकर खाना शुरू किया। भूख शांत होते ही उसने अपना सारा सामान महल भंडारण क्षेत्र में रख दिया। अब निकलने का समय आ गया है। मैं इस गुफा में लगभग 1 हफ्ता बिता चुका हूं। जब यहां आया था तो मैं सिर्फ ब्लड रिफाइनमेंट स्तर का एक साधक था, लेकिन अब तभी उसने अपनी हथेली में क्यूई का एक चमकीला प्रवाह प्रकट किया। अब मैं मिस्ट क्रिएशन स्तर का योद्धा हूं। मेरे पास 2 शक्तिपुंज है और कई नई तकनीकें भी। मैं सच में एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुका हूं। वो गुफा के कोने में खिले जादुई सूरजमुखी के पास पहुंचा। उसकी पंखुड़ियों से हल्की धुंध निकल रही थी, जो क्यूई से भरपूर थी। आरव ने उसे ध्यान से देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी कीमत बहुत है, लेकिन तुम अब मेरे किसी काम के नहीं। तुम्हारी असली उपयोगिता तो ब्लड रिफाइनमेंट स्तर पर है, और अगर तुम्हें तोड़ूंगा तो तुम्हारा असली मूल्य नष्ट हो जाएगा। एक आखिरी नजर डालकर उसने उसे वही छोड़ दिया और बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। उसकी आंखों में अब गुफा में बंद योद्धा की थकान नहीं, बल्कि बाहर निकलने को तैयार एक शिकारी की चमक थी। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, आरव ने धीरे से उस चमकीले फूल की ओर मुखातिब होकर कहा, जैसे कोई पुराने साथी से विदा ले रहा हो। उसके बाद उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर गुफा की अंधेरी दहरी से बाहर निकलना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में वो गुफा की चट्टानों के बीच से बाहर आ गया। ताजी हवा की एक लहर उसके चेहरे को छूते हुए गुजरी, मानो प्रकृति ने उसकी वापसी का स्वागत किया हो। आरव ने गहरी सांस भरी, सीने में तरोताजा होने का एहसास हुआ। बाहर आकर सचमुच अच्छा लग रहा है। उसने अपने चारों ओर फैले विशाल और हरियाले जंगल को निहारते हुए कहा। उसके चेहरे पर संतोष और उत्साह की एक अनकही चमक थी। मेरी ताकत में जो वृद्धि हुई है, उससे अब मैं हिमालय पर्वत के और भी गहरे हिस्सों में जाकर अपनी काबिलियत आजमा सकता हूं। इस सफर ने मेरी शक्ति को जो नई उड़ान दी है, उसकी मैं पूरी कद्र करता हूं। सोचना भी मुश्किल है कि आगे मुझे क्या क्या रहस्य और चुनौतियां मिलेंगी। आरव ने अपने आसपास के घने पेड़ों, झाड़ियों और घास के मैदानों को ध्यान से देखा। उसने अपनी मंजिल तय की और उस दिशा की ओर कदम बढ़ाए। यह रास्ता मुझे उन इलाकों तक ले जाएगा जहां मिस्ट क्रिएशन स्तर के जंगली जीवों की संख्या ज्यादा है। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं अपनी नई ताकत का असली परीक्षण करने का। दिन बीतते गए और आरव जंगल की भीतरी गहराइयों में उतरता चला गया। वो कई बार ब्लड रिफाइनमेंट स्तर के खतरनाक जानवरों से भिड़ चुका था। उनकी ताकत और कौशल ने उसकी क्षमता को और परखा था, लेकिन अभी तक उसे मिस्ट कंडेंसेशन स्तर के जीवों की झलक भी नहीं मिली थी। और तभी धड़ाम, जंगल की घनी चादर में से एक जोरदार धमाके की गूंज उठी, जिससे आसपास के पेड़ तक कांप उठे। ये आवाज क्या थी? आरव ने अपने इंद्रियों को सशक्त करते हुए उस दिशा में दौड़ लगाई जहां से आवाज आ रही थी। धड़ाम धड़ाम, धमाकों की गूंज लगातार बढ़ती चली गई। हर कदम पर उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। दिल की धुन उसके पूरे शरीर में उत्साह की लहर दौड़ा रही थी। आखिरकार वो उस जगह पहुंचा जहां से आवाजें आ रही थी। आरव ने पेड़ों के बीच छिपे हुए 2 विशाल भयंकर जीवों को देखा। उनकी ताकत और ऊर्जा से जंगल खुद में जैसे कंपा रहा हो। 2 है,
उसने जोर से कहा। उसकी आवाज में जीत की उम्मीद और चुनौती स्वीकार करने का उत्साह झलक रहा था। आरव से कुछ 100 गज की दूरी पर घने जंगल के बीच 2 प्रारंभिक मिस्ट क्रिएशन स्तर के प्राणियों की तीव्र टक्कर चल रही थी। आसपास के दर्जनों पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर पड़े थे। इस बर्बर संघर्ष की गवाही देते हुए आरव ने ध्यान से देखा। एक विशालकाय बंदर जिसकी मांसपेशियां जैसे किसी विशाल पर्वत के आकार का था, और एक चपल लेकिन घातक रात्रिकालीन भेड़िया जिसकी आंखों में जंग का जज्बा साफ झलक रहा था। विशालकाय बंदर और रात्रिकालीन भेड़िया। लगता है विशालकाय बंदर बाजी मार रहा है। वैसे दिन के उजाले में रात्रिकालीन भेड़िया का यहां होना ही एक रहस्य है, आरव ने सोचते हुए कहा। रात्रिकालीन भेड़िया के शरीर पर कई गहरे घाव साफ नजर आ रहे थे, जैसे उसे कटों और पंजों से बुरी तरह घायल किया गया हो। वही बंदर पर कोई बड़ा चोट का निशान नहीं था। वो लगभग अछूता लग रहा था। विशालकाय बंदर ने गर्जना करते हुए जोरदार दहाड़ लगाई, जैसे जंगल का राजा अपने क्षेत्र की घोषणा कर रहा हो। जमीन उस दहाड़ से कांप उठी जब उसने पूरे बल से रात्रिकालीन भेड़िए की ओर हमला किया। लेकिन रात्रिकालीन भेड़िया भी कम नहीं था। उसने अपनी तेज गति का उपयोग करते हुए विशालकाय बंदर के दाहिने तरफ छलांग लगाई और अपने जबड़े से उसके भुजा पर गहरा काटा। गर्जन। विशालकाय बंदर दर्द से दहाड़ा, लेकिन उसकी लड़ाकू भावना कमजोर नहीं पड़ी। उसने जल्दी से अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया और रात्रिकालीन भेड़िया के गले को पकड़ लिया। भेड़िए ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बंदर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका बचना नामुमकिन था। क्रंच। एक भयानक टूटने की आवाज जंगल में गूंजी। विशालकाय बंदर ने जोर से भेड़िए को जमीन पर पटक दिया और उसकी गर्दन टूट गई। क्या जबरदस्त संघर्ष था। आरव ने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, यह बंदर भेड़िए को इतनी आसानी से मार देगा, इसकी उम्मीद कम ही थी। लड़ाई के बाद हल्का थका हुआ विशालकाय बंदर भेड़िए के मृत शरीर के पास बैठ गया। उसने अपने विशाल पंजों से भेड़िए का एक पैर फाड़ा और मुंह में डालकर धीरे धीरे चबाने लगा। आरव ने उसकी विशालता को निहारते हुए देखा। 10 फुट से भी ऊंचा, मांसपेशियां फूली हुई और हर अंग शक्ति और ताकत का प्रतीक। कुछ देर तक वो वही खड़ा रहा, फिर पेड़ की एक शाखा से छलांग लगाकर नीचे उतर आया। तुम्हारे भोजन में खलल डालने के लिए माफ करना, आरव ने हंसते हुए कहा। विशालकाय बंदर ने अपना भोजन छोड़कर पीछे मुड़कर देखा। उसकी गहरी आंखों में चेतावनी और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। उसने आरव को एक छोटे लेकिन साहसी इंसान के रूप में देखा, जो उसके सामने खड़ा था, शायद अपनी ताकत दिखाने को तैयार। गर्जन। विशालकाय बंदर का क्रोध आसमान छू रहा था। उसकी दावत, उसका शिकार एक छोटे से इंसान के कारण बाधित हो रहा था। उसका विशाल शरीर जमीन को थरथराते हुए जोरदार कदमों से मुड़ा और सीधे आरव की ओर दौड़ पड़ा। हर कदम पर धरती जैसे कांप रही हो। उसके पंजों की ताकत झलक रही थी। आरव ने अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की, लेकिन पीछे हटने का नाम भी नहीं लिया। उसने गहरी सांस ली और जोर से कहा, यह मेरी मिस्ट क्रिएशन स्तर में पहली लड़ाई है, मुझे निराश मत करो। उसके शब्दों में आत्मविश्वास के साथ साथ एक हल्की सी चुनौती भी थी। वो भी तेजी से बंदर की ओर भागा और मुट्ठी बांधकर मुक्का मारने को तैयार। गाह! दोनों के मुक्कों के जबड़े टकराए तो आरव हवा में उड़ गया। वो कई दर्जन गज दूर जमीन पर लुढ़क पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई। चेहरे से मिट्टी झटकते हुए उसने जल्दी से उठने की कोशिश की। उसकी भुजा दर्द से कांप रही थी। टक्कर की ताकत अभी भी उसमें गूंज रही थी। शायद मैं अपनी ताकत को लेकर थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास कर बैठा हूं, अगर सोचता हूं कि मैं बिना हथियार के इस बंदर से लड़ सकता हूं, उसने अपने आप से कहा, लेकिन उसकी आंखों में हार का कोई अक्स नहीं था। धीरे धीरे स्थिर खड़ा होकर उसने अपनी नीली विशाल ग्रेट स्वॉर्ड बाहर निकाली। तलवार की ब्लेड हवा में चमक रही थी।
जैसे किसी योद्धा की तलवार हो। चलो देखते हैं तुम असल में कितने ताकतवर हो। आरव ने दहाड़ते हुए दोबारा बंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। विशालकाय बंदर अपनी पिछली जीत से गर्वित बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे आरव पर दौड़ा। उसने फिर से अपना विशाल मुक्का फेंका। जैसे ही वो पहला मुक्का आरव के शरीर से टकराने वाला था, आरव ने फुर्ती से घुटनों के बल नीचे फिसलते हुए बंदर के हमले के नीचे से निकलने की कला दिखाई। उसी पल उसकी तलवार ने बंदर के दाहिने पैर पर तेज वार किया। चीर! एक तीव्र चीख के साथ बंदर के पैर पर गहरा घाव खुल गया। दर्द से भरे उसके गुर्राने से जंगल गुंजायमान हो उठा। बंदर तुरंत ही मुड़ा और अपना दूसरा मुक्का आरव की ओर तेजी से फेंक दिया। आरव की आंखों में लड़ाई की चमक थी और वो तैयार था। अब असली युद्ध शुरू होने वाला था। आरव की तलवार और विशालकाय बंदर के प्रचंड मुक्कों की जबरदस्त टक्कर हुई, जिससे वो कुछ कदम पीछे तक उछल गया। तलवार के वार ने बंदर के भारी भुजा पर गहरा घाव छोड़ दिया था और उस चोट ने उसके चेहरे पर आशंका की झलक ला दी। अब उसे साफ समझ आ गया था कि सामने वाला शत्रु सामान्य नहीं था। ये लड़ाई उसके लिए घातक साबित हो सकती थी। मुझे युद्ध के दौरान अपनी क्यूई का सही इस्तेमाल करना होगा। इस बंदर को मैं अपनी धार निखारने वाला चाकू बनाऊंगा। आरव ने अपने मन में ठान लिया और फिर से पूरी ताकत से बंदर की ओर बढ़ा। उन दोनों के बीच की लड़ाई लगभग 1 घंटे तक चली, जिसमें दोनों ने अपनी अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। लेकिन अंततः थकावट के आगे बंदर लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। आरव ने भारी सांसें लेते हुए कहा, लगता है अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। जैसे ही वो बंदर के पास पहुंचा, विशालकाय बंदर ने अंतिम हिम्मत दिखाते हुए आखिरी बार एक प्रचंड हमला किया। लेकिन आरव पहले की गलती से सीख चुका था। वो पूरी तरह तैयार था। उसने उस मुक्के को चतुराई से चकमा दिया और तुरंत बंदर के सिर की ओर छलांग लगा दी। थर्ड, आरव का सिर जमीन से टकराया, लेकिन उसने लड़ाई जारी रखने की ताकत जुटाई और पूरे ताकत के साथ एक जोरदार वार बंदर के गर्दन पर किया और बंदर वही ढेर हो गया। गहरी सांसें लेते हुए वो बंदर के मृत शरीर के पास गया और उसे अपने उपकरणों में समेट लिया। फिर जमीन पर बैठकर अपनी सांसें थामने लगा। हुफ! ये लड़ाई वाकई जबरदस्त थी। इस विशालकाय बंदर ने मुझे कई बार पर्वत विध्वंसक तलवार तकनीक का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। आरव ने अपने अनुभव को महसूस करते हुए कहा। कुछ पल बैठकर उसने अपनी ऊर्जा को समेटा और कहा, कम से कम अब मुझे पता चल गया है कि मैं अपने ही स्तर के जानवरों के साथ मुकाबला कर सकता हूं और उन्हें दबा भी सकता हूं। अगर पिता को यह पता चले तो वो जरूर चकित हो जाएगा। सामान्यतः ये बात सबको पता थी कि समान स्तर के जानवर इंसानों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। ज्यादातर साधक जब भी ऐसे जानवरों से टकराते तो पीछे हटना ही समझदारी समझते, भले वे जानवरों को हरा भी पाते। मौत का खतरा इतना बड़ा होता कि लड़ाई करना जोखिम भरा होता। आरव जैसे लड़ाकू ही ऐसे खतरों को दिल से अपनाते थे, जो उनकी ताकत और इच्छा शक्ति की परीक्षा लेते थे। थोड़ी देर बाद आरव ने उठकर जंगल के और भी अंदरूनी हिस्सों की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उसने अपने लिए एक सुरक्षित शिविर बनाया। अपने चारों ओर सावधानी से परिधि चेतावनी डिस्क सक्रिय कर दी, ताकि किसी भी अनचाहे खतरे से पहले ही सूचना मिल सके। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उसने विशालकाय बंदर का विशाल सिर सावधानी से निकाला। वो जानता था कि ये एक यादगार लड़ाई थी और ये सिर उसकी ताकत का प्रमाण था। आरव ने अपनी तलवार को बंदर की भौहों के बीच एक धारदार वार से घुमा दिया। उस वार की नोक से बंदर के रक्त सार की चमकती बूंदें बाहर निकलने लगी। जैसे ही उसने ध्यान से उस रक्त सार को अपने हाथों में समेटा, उसने अमर शरीर की गूढ़ तकनीक के अनुसार उसे अपने भीतर प्रवाहित करना शुरू किया। रक्त सार धीरे धीरे उसकी हथेली से होकर उसके शरीर के भीतर बने ऊर्जा के शक्ति पुंज गोले में समा गया।
उस शक्तिपुंज गोला ने रक्त की शक्तिशाली ऊर्जा का एक भाग बाहर निकाला, जिसे पोषण देने वाली क्यूई के रूप में पुनः शरीर में भेजा गया। आरव ने सावधानी से उस पोषणकारी क्यूई को शरीर के विभिन्न मेरिडियन चैनलों के जरिए प्रवाहित किया, जैसे चित्र में दिखाए गए मार्गदर्शक सूत्रों का पालन करते हुए। वो ऊर्जा उसके मांसपेशियों, नसों और रक्त संचार में गहराई तक प्रवेश कर रही थी, हर कोशिका को शक्ति से भर रही थी। ये ध्यान साधना कई मिनटों तक जारी रही, जहां आरव की सांसें गहरी और स्थिर थी। फिर उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और महसूस किया कि अब उसकी शक्ति में एक सूक्ष्म लेकिन निश्चित वृद्धि हुई थी, जैसे अब उसका शरीर पहले से और अधिक मजबूती से ऊर्जा को सहन कर सकता हो। रक्त सार को अपने भीतर अवशोषित करने के बाद आरव ने अपनी यात्रा में मिली स्वर्गीय विद्युत शास्त्र नामक जेड की पटिया निकाली। घंटों तक वो उस जेड को ध्यान से पढ़ता रहा, हर अक्षर और हर संकेत को समझने की पूरी कोशिश करता रहा। उसके मन में यह सुनिश्चित करने की जिज्ञासा थी कि उसकी साधना में कोई कमी न रहे और उसकी ताकत का विकास निर्बाध रूप से हो। इसके बाद उसने पर्वत विध्वंसक तलवार तकनीक और पांचचरण गति तकनीकों की पुस्तकों को भी निकाला और बार बार पढ़ते हुए अपने अभ्यास की जांच की, ताकि हर एक कला उसके भीतर पूरी तरह समा जाए। रात के अंधकार ने जंगल को अपनी चादर ओढ़ा रखी थी और आसमान पर दूर दूर तारे चमक रहे थे। और तभी आरव ने अपनी साधना पूरी की। उसने सब कुछ सावधानी से सहेजा, अपने बचा हुआ मांस निकाला और भूख मिटाई। फिर अपने शिविर की ओर पलटा, गहरी और शांत नींद में डूब गया, ताकि अगले दिन नई ऊर्जा और जोश के साथ अपने सफर को आगे बढ़ा सके। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।